हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 10वीं क्लास का जो इतिहास है, यानी बिहार बोर्ड का जो 10वीं क्लास का इतिहास है, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से समझेंगे। शुरू करते हैं पहले नंबर चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। अब ये यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना जागृत हो रही थी, ये इसका किन कारणों की वजह से जागृत हो रहा था। तो आपने 9th क्लास में इतिहास जब पढ़े होंगे, जब मैं उसका वीडियो पूरी तरह से अपलोड कर चुका हूँ, तो उसमें मैंने बताया था कि पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप से हो चुका था 15वीं शताब्दी के शुरू में ही। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद इटली से ये पुनर्जागरण शुरुआत हुआ। इसे धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि सभी देश जो है उनके अंदर में क्या हुआ कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत होना शुरू हो गई। सभी देश ये चाहने लगे कि हमारे यहाँ से राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र या गणतंत्र स्थापित किया जाए। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है और 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी लोगों ने जो बास्तिल का जो दुर्ग था उसको तोड़ के ना वहाँ के फ्रांस की जो राजगद्दी था उसमें से राजा को हटा के वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ 9th क्लास में। नीचे ये यहाँ लिखा हुआ है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में क्या हुए, एकत्र हुए। यहाँ सिर्फ हम ये जानना है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, तो वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी। अब इसमें वियना में जो सम्मेलन हो रहा था, या 1815 में लोग एकत्रित हो रहे थे, क्यों हो रहे थे। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1814 के आसपास में, 1814 से पहले नेपोलियन का शासन बहुत तेज़ी से था, पूरे यूरोप में नेपोलियन का वर्चस्व था। लेकिन 1814 में क्या हुआ कि नेपोलियन हार गया। हारने के बाद एक सम्मेलन बुलाई गई 1815 में। उस सम्मेलन का नाम रखा गया वियना सम्मेलन, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये सम्मेलन हो रहा था, इसलिए नाम रखा गया वियना सम्मेलन। इस सम्मेलन का मेज़बानी यानी कि जो लीडर था चार्ल्स मेटरनिक कर रहा था। कौन कर रहा था, तो चांसलर जो था मेटरनिक, वो कर रहा था। तो याद रखिएगा, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता या मेज़बानी कौन कर रहा था, तो कर रहा था चांसलर मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर था। और इसने क्या किया, नेपोलियन की जो पावर थी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया सब इसके साथ में आए हुए थे। इससे क्या हुआ, इस सम्मेलन से क्या हुआ, इस सम्मेलन का परिणाम ये लिख रहा कि वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हो गया, अंत हो गया और एक नया युग की शुरुआत हुई, मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। और ये मेटरनिक युग 1948 तक चलेगा। आगे ये इसमें चलेगा आपको। उसके बाद मेटरनिक जो था ना, वो बहुत दिमाग का तेज था। उसने क्या किया, इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि इटली जो है एकत्रित ना रहे और इसमें राष्ट्रवादी की भावना ना जगे। उसने क्या किया, इटली में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए सिसिली और नेपल्स, दो प्रदेश, सब नाम याद रखिएगा, सिसिली और नेपल्स को बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर पोप, यानी पोप माने होता पादरी, जैसे मौलवी होते हैं, पंडित होते हैं, उसी तरह ईसाइयों में पादरी होते हैं। तो रोम है इटली की राजधानी, तो रोम पर पादरियों का आधिपत्य दे दिया, मतलब पादरियों को सौंप दिया कि पादरी लोग ले जाइए, पोप लोग को पादरी यानी पोप को दे दिया। लंबार्डी और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया खुद कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक था उसने खुद लंबार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया। परमा, मोडेना, टर्कनी आदि प्रांत पर हैंसबर्ग के राजवंश को सौंप दिया। जेनेवा और सार्डिनिया, पिडमॉन्ट को भी सम्मिलित करके उसको भी कब्जे में ले लिया। जर्मनी जो था ना, 39 रियासतों का संघ था। जर्मनी में कितने रियासत थे, तो याद रखिएगा 39 रियासत थे, अलग अलग रियासत, 39 रियासत मिलकर जर्मनी बने हुए थे। आगे समझते हैं कि ये जो चांसलर था मेटरनिक, यानी और क्या क्या षड्यंत्र रचता है। मेटरनिक ने क्या किया, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना शुरू कर दिया। मेटरनिक क्या करता है, सिर्फ इटली में ही नहीं, फ्रांस में क्या करता है, पुरातन व्यवस्था लाता है। पुरातन व्यवस्था मतलब पुरानी सोच वाली, वही राजतंत्र वाली व्यवस्था। तो पुरातन व्यवस्था को फिर से वापस लाता है मेटरनिक। उसने क्या करता है, इस पुरातन व्यवस्था को फ्रांस में जगाने के लिए वहाँ के एक शासक लुई 18वें को फ्रांस का राजा बना देता है, जो कि बुर्बो राजवंश का था। और बुर्बो राजवंश एक्चुअली में क्या है ना कि ये विवादित राजवंश रहे हैं। 9th क्लास वाले में मैं पढ़ाया था कि उसी राजवंश का लुई 16वां था, जो कि बहुत बकलोल था, जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई। उसकी पत्नी का नाम मेरी अंतोनेट था। ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो जब भी बुर्बो वंश का आएगा नाम ना, तो समझिए कि अब जो है सत्ता जो है राजतंत्र के हाथ में जा रही है और राजतंत्र बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। तो लुई 18वें को क्या बना दिया गया, शासक बना दिया गया फ्रांस का। लुई 18वां कुछ हद तक ठीक ठाक था, किंतु उसके बाद जितने भी शासक आएंगे ना, सब बकलोल हो गए। तो लुई 18वां जो है ना, अपने शासनकाल में 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया, मतलब अपनी तरफ से एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। और उस घोषणा पत्र में लोगों को कुछ हद तक आज़ादी दिया, लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा दिन तक नहीं चली। बीच में आ जाता है चार्ल्स 10वें का शासन। चार्ल्स 10वां बनता है लुई 18वें के बाद नया राजा, कहाँ का, फ्रांस का।
इसके समय में 1830 में भयानक क्रांति हो जाती है फ्रांस में। क्यों होती है आगे समझते हैं। यहाँ से बजे लिखा हुआ है जुलाई 1830 की क्रांति। जुलाई 1830 की क्रांति हुआ क्या, जो चार्ल्स 10वां जो था ना, वो जब राजा बनता है, शासक बनता है, तो अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है पोलिग्नेक को। किसको? पोलिग्नेक को। और पोलिग्नेक उससे भी बड़का पगला था। पोलिग्नेक क्या किया, लुई 18वें द्वारा जो स्थापित समान नागरिक संहिता, क्वेश्चन पूछेगा समान नागरिक संहिता किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो लुई 18वें द्वारा। समान नागरिक संहिता लुई 18वें द्वारा स्थापित किया गया था, उसको हटा के अभिजात्य वर्ग की स्थापना कर दिया। मतलब क्या कि बड़े लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा, पूंजीपतियों पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। कौन? पोलिग्नेक। किसका प्रधानमंत्री था? तो चार्ल्स 10वें का। ये दोनों मिल मिल के देश के अंदर लोगों पर ध्यान कम और पूंजीपतियों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, अपनी महत्वाकांक्षा पर ज़्यादा ध्यान देते थे, जिसके कारण लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। आक्रोश की वजह से क्या हुआ कि लोगों में एक गृह युद्ध की तरह संभावना आरंभ हो गई। लोग अपने ही में लड़ने लगे। 28 जून 1830 में फ्रांस में क्या हो जा रहा है, गृह युद्ध चालू हो जा रहा है। अब इस गृह युद्ध चालू होने के कारण क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ कि गृह युद्ध चालू हो गया। इस गृह युद्ध के देखा जब राजा ने, तो ये नहीं कि मामला को सल्टाए, सल्टाने के उल्टे क्या किया, उसके अगले महीने 25 जुलाई 1830 को 4 गो अध्यादेश ला दिया। अध्यादेश मतलब होता है आधा आदेश। मतलब क्या है कि इमरजेंसी में कभी सरकार द्वारा कोई ऐसी कानून लाया जाता है जिसकी बहुत नेसेसरी है। ये सब इमरजेंसी में कभी कभार आता है। जैसे कि कृषि कानून आया था बहुत पहले, आप लोग जानते होंगे लोग, जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में किसानों द्वारा। तो वो क्या था, अध्यादेश लाया गया था राष्ट्रपति द्वारा, और अध्यादेश लाने का पावर भारत में राष्ट्रपति के पास होता है। उसी तरह जो फ्रांस का जो शासक था ना, वो 4 गो अध्यादेश ला दिया। वो चारों अध्यादेश जो थे वो आम जनता के खिलाफ थी। अब आम जनता तो पहले से गृह युद्ध में लगा था, और ये जैसे अध्यादेश लाया भयानक क्रांति शुरू हो गई। उसी क्रांति को कहा गया जुलाई 1830 की क्रांति। और लोगों ने इतनी क्रांति किया कि मजबूरन जो है चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागना पड़ा। इस तरह से बुर्बो वंश से क्या हो रहा है, अंत हो जा रहा है। और बुर्बो वंश को समाप्त करके उसके जगह पर एक नए वंश की शुरुआत की जा रही। कौन सा वंश? आर्लियंस वंश। और आर्लियंस वंश का शासक बनाया था लुई फिलिप का। नाम एक सब पकड़ के चलिएगा एक दूसरे का। अब लुई फिलिप लोगों को लगता है कि ये अच्छा होगा, है ना, कम से कम चार्ल्स 10वां और ये पोलिग्नेक से तो बढ़िया होगा। लुई फिलिप जैसे सत्ता में आता है, अभी सत्ता में आने के बाद क्या करेगा, ध्यान से देखिए। जैसे लुई फिलिप सत्ता में आया, ये क्या था, ये खुद भी महत्वाकांक्षी था और इसने स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीतियों का अवलंबन किया। 1840 ईस्वी में किसको प्रधानमंत्री बना रहा है? गीजो को। गीजो को प्रधानमंत्री बनाने के बाद, और गीजो जो है ना पूरे फ्रांस को गीज देता है पूरी तरह से। गीजो तो एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी था और वो किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था। वो चाहता था कि सिर्फ राजा का शासन हो। लुई फिलिप पूरी तरह से क्या, पूंजीपाती वर्ग का समर्थन करता था। सेम वही हाल चार्ल्स 10वें का। और गीजो ओकरो से महान, गीजो भी ओकरो से खतरनाक। और अब जनता कही कि भाई साहब ये तो चार्ल्स 10वें से बकलोल निकला, चार्ल्स 10वें से भी खराब निकल गया ये लुई फिलिप अलेयंस वंश का। लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। उसके संदर्भ में 22 जनवरी 1848 को पेरिस में केयर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, याद रखिएगा, केयर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। क्योंकि लोगों को वहाँ पर फ्रांस में खाने के लिए लाले पड़ी हुई थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, खाना मिल नहीं रहा था। तो 1848 में 22 फरवरी को केयर्स के नेतृत्व में विशाल भोज की आयोजन की जा रही है। इस विशाल भोज में मुद्दा रखा जाता है कि लुई फिलिप जो है ये गलत कर रहा है। लोगों ने कहा बात तो सही है। लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, खाए, पेट में खाना गया, है ना। उसके बाद लोगों का दिमाग खुला, लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। 24 फरवरी, अगले यानी 2 दिन बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप को गद्दी पर से उतर के भागना पड़ा, इंग्लैंड जाना पड़ा। देख रहे सब इंग्लैंड भागता है लोग। आज भी हमारे देश में क्या है, नीरव मोदी, उसके बाद से विजय माल्या, है ना, ये सब कहाँ भागे, सब के सब भाग गए इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मोस्टली जितने भी चोर चोट्टा मिलेगा सब पूरी दुनिया का ना, सब इंग्लैंड में पहुँचता है लोग। उसका रीज़न है इंग्लैंड बहुत ज़्यादा उस छूट देता है ऐसे ऐसे चोर चोट्टों को। आगे आ जाइए। अब जो केयर्स जो थे ये नेतृत्व कर रहे थे, इनको हटाने के लिए, लुई फिलिप को हटाने के लिए कि इनको उखाड़ के फेंक दिया जाए, तो फिर दूसरा नेक्स्ट कौन आएगा, कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। तो नेशनल असेंबली की बात की गई कि नेशनल असेंबली जो है अब शासन करेगा, कोई राजा शासन नहीं करेगा। कौन शासन करेगा? नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी और 21 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया। ठीक है। अब उस नेशनल असेंबली में 2 तरह के नेता थे। एक तो गणतंत्रवादी थे, जो गणतंत्र चाहते थे, जिनका नाम था मार्टिन। कौन थे? मार्टिन थे। और एक सुधारवादी थे जिनका नाम था लुई बला। तो सुधार चाहते थे। देखिए लुई बला जो था ना, वो चाहते थे कि राजतंत्र रहे
लेकिन उसमें कुछ सुधार किया जाए, लोगों की बात को समझा जाए, सुना जाए। लेकिन जो गणतंत्रवादी विचारधारक थे, मार्टिन जो थे गणतंत्रवादी विचारधारक, वो चाहते थे कि नहीं, राजा फाजा हटाइए और सीधा राजतंत्र हटा के लोकतंत्र स्थापित कीजिए। तो दोनों के बीच में क्या रहा, विवाद हो जा रहा है। अब विवाद होने के कारण कहा जाता है कि कौन बनेगा, किसको बनाया जाए शासक, या किस तरह शासक की व्यवस्था हुआ कि हटाओ, दोनों में से कौन नहीं रहेगा। दोनों मतभेद होने के कारण क्या होगा, दोनों को हटा दिया गया और लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। किसको बना दिया गया, लुई नेपोलियन को फ्रांस का सम्राट बना दिया गया। अब इस दो क्रांति जो हुई ना फ्रांस में 1830 और 1848 का, इससे पूरी यूरोप में हड़कंप मच गया, भयानक हड़कंप मच गया। अब 1830 की जो क्रांति हुई थी ना, उस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, और 1848 में जब क्रांति हुई तो उस समय पूरी दुनिया में क्या हो रहा था, इस दोनों घटनाओं के आसपास क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा, उसको जानेंगे लोग। सबसे पहले इटली में देखते लोग, इटली के एकीकरण। एक्चुअली में क्या था ना कि इटली को हम लोग देखा कि मेटरनिक क्या किया था, बांट दिया था छोटे छोटे राज्यों में, अलग अलग जगहों पर किसी को दे दिया था कुछ, किसी को कुछ दे दिया था, ताकि इटली एक ना हो। लेकिन इटली के नेताओं ने दिमाग लगाया, इटली के नेताओं ने क्या किया, दिमाग लगा, इटली को एकीकरण करने के लिए सोचा। उन्हें पता था कि रोम जो है किसके कब्जे में है, पादरी यानी पोप के कब्जे में। उनको पता था कि ऑस्ट्रिया के कब्जे में लंबार्डी और वेनेसिया है। उनको पता था कि ब्रू वंश फर्डिनेंट जो है ये इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है ना, ये पिडमॉन्ट और सार्डिनिया पर, सब कुछ पता था। फिर भी वो जानते थे कि नेपोलियन का जो अंत हुआ हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जो 1814 में नेपोलियन का अंत हुआ और वियना कांग्रेस हुई, जिसके तहत मेटरनिक युग आ गया। इन्होंने सब देखते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पिडमॉन्ट और सार्डिनिया को एकीकृत करते हैं। पिडमॉन्ट और सार्डिनिया को एक करते हैं, दोनों अलग अलग था तो दोनों को क्या किया, एक कर दिए। सोचा कि जल्दी से इसको शुरू किया जाए। उसके बाद से एक संगठन बनता है, मेजनी एक संगठन बनाता है, जिस संगठन का नाम रखता है कार्बोनेरी संगठन। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि मेजनी का संबंध निम्न में से किससे संगठन से था, तो किस संगठन से था, कार्बोनेरी संगठन से। 1820 में बनता है। इस संगठन का मेन नारा था कि हम लोग एक हो जाए और लोकतांत्रिक देश को स्थापित किया जाए। मेजनी भी यही चाहता था। मेजनी भी क्या चाहता था कि लोकतंत्र स्थापित हो जाए इटली में, और इटली में जितनी समस्या है सबको दूर कर दिया जाए, चाहे ऑस्ट्रिया कब्जे में हो, चाहे ऑस्ट्रिया या पोप के कब्जे में हो जो जगह है, या फिर फर्डिनेंड के कब्जे में हो, किसी के भी कब्जे में हो, इटली सबसे आज़ाद करके एक इटली बनाया जाए, एकत्रित इटली बनाया जाए, है ना, एक एकीकरण किया जाए। तो 1830 में जो क्रांति हुई ना, अभी पढ़े लो फ्रांस में, उस क्रांति का असर यहाँ दिखने लगा। मेजनी पहले से ग्रुप में जुड़ा हुआ था कार्बोनेरी संगठन में, और इस तरह की भावना लोगों में डाल रहा था, तभी फ्रांस में हो गई क्रांति। फ्रांस के लोगों ने कहा कि इस तरह से नहीं चलेगा कि आप हमारे यहाँ ज़बरदस्ती शासन कीजिए। चार्ल्स 10वें को, जिसका असर इटली में भी पड़ा। इटली के लोगों भी कहा कि हाँ बात तो सही है यार, कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी शासन करेगा। इटली के लोगों ने भी क्या किया, आवाज़ उठाना शुरू किया। उसमें जो है मेजनी सबसे आ गया है। मेजनी ने क्या किया है, 1848 ईस्वी के आसपास में यूरोप में एक क्रांति के लहर दौड़ा। 1848 की बात आ गई डायरेक्ट, जब वो पहले 1830 में समझते हैं। देखिए किताबों में क्या कहता है ना, बहुत सारी चीज़ एक बार आगे चल जाता है, एक बार पीछे आ जाता है। सीक्वेंस से पहले समझिए कहानी, नहीं तो गबड़ा जाएगा। पहले समझिए कि जो 1830 की क्रांति का इस पर असर पड़ता है मेजनी पर। मेजनी क्या करता है, उसके बाद एक यंग यूरोप और यंग इटली नामक दो संस्था की स्थापना करता है। यंग यूरोप और यंग इटली, है ना, यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना करता है। ठीक है, दोनों संस्था की क्या करता है, मेजनी स्थापना करता है। यंग इटली की स्थापना 1831 में और यंग यूरोप की स्थापना 1834 में करता है। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में, ये क्या था, यंग इटली था। वही यंग यूरोप का स्थापना कब, 1834 में, याद रखिएगा। दो संस्था की स्थापना करता है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी किया था। कब, 1831 और 1848। 30 में जो घटना हुआ था ना फ्रांस में, उसके बाद ही एक्टिव हो गया था पूरी तरह से मेजनी। मेजनी क्या किया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का एक नया शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, यानी कि फर्डिनेंड हट चुका था, चार्ल्स एल्बर्ट बना था। चार्ल्स एल्बर्ट से गया मनाने के लिए कि क्या किया जाए, पूरी इटली को एक कर दिया जाए। चार्ल्स एल्बर्ट बोला ठीक है करो एक, क्या दिक्कत है, एक करो और सबका हम जो है राजा बन जाएंगे। मेजनी जानता था कि ये जो है ना चोकोला टाइप का है, फिर भी मेजनी कुछ नहीं बोला। राजा जो था ना चार्ल्स एल्बर्ट, वो चाहता था कि इटली एक हो लेकिन सब हमारे कंट्रोल में रहे, यानी कि वो अपना साम्राज्यवाद चाहता था, साम्राज्य का विस्तार चाहता था, ना कि एकीकरण करके गणतंत्रित देश लागू किया जाए। लेकिन मेजनी तो गणतंत्र चाहता था। मेजनी हालांकि कुछ नहीं बोला, अपने स्तर से कोशिश करते रहा।
उसके बाद अन्य जगहों पर वो कब्जे करने की कोशिश किया। किसके सहयोग से? सार्डिनिया पिडमाउंट के सहयोग से। वो जानता था कि जब तक शासक को मिलाएंगे नहीं तब तक तो इटली एकीकृत होगा नहीं। अब वो बेचारा कोशिश कर लिया, ख़त्म हो गया, उसकी कहानी समाप्त हो गई। फिर उसके बाद फिर दूसरी घटना होती है फ्रांस में 1848 की क्रांति, जस्ट आप लोगों ने पढ़ा 1848 वाला क्रांति। लुई फिलिप को जब मार के भगाया गया वहाँ से, और गीजो को। इस घटना का भी असर पड़ा पूरी दुनिया पर। इस बार इटली में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि इस घटना की वजह से इटली में इसका असर पड़ता है, और इटली में भी लोग जो है फिर से जागृत होते हैं। फिर से लोगों ने कहा कि मेजनी जो बेचारा शुरू किया था उस कहानी को पूरा किया जाए, इटली को एकीकरण किया जाए। इस बार जो है सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था, इस बार था विक्टर एमेनुअल, और ये चार्ल्स एल्बर्ट से बहुत अच्छा था। चार्ल्स एल्बर्ट तो चाहता था ना कि पूरा हम ही शासन करें, लेकिन विक्टर एमेनुअल ऐसा नहीं था। विक्टर एमेनुअल रियली में चाहता था कि गणतंत्र लागू हो, और इसने अपना प्रधानमंत्री बनाता है काउंट काबूर को। जैसे उसका प्रधानमंत्री चार्ल्स एल्बर्ट का प्रधानमंत्री था मेजनी, उसी तरह विक्टर एमेनुअल का प्रधानमंत्री बनता है काउंट काबूर। ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि ये क्या करता है, ये दोनों मिलके, अब ये वाकई में क्या थे कि इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इटली को सच में चाहते थे कि एकीकृत किया जाए, राजतंत्र हटा के यहाँ से लोकतंत्र स्थापित किया जाए। सबसे पहले देखेंगे काउंट काबूर इसमें क्या मदद करता है। काउंट काबूर जो था ना, बहुत सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी नेता था। इसने दिमाग लगाया, इसने सोचा कि सबसे पहले समस्या क्या है इटली को एकीकरण करने में। इसको पता चला कि सबसे बड़ी समस्या जो है ना ऑस्ट्रिया है, इटली के एकीकरण करना ही नहीं दे रहा है। ऑस्ट्रिया तो मेन जड़ है। उसने कहा पहले ऑस्ट्रिया को ठिकाना लगा जाए। फिर वो मौका ढूंढ रहा था कैसे ऑस्ट्रिया का ठिकाना लगाए। तब तक देखता है कि फ्रांस में एक युद्ध होना शुरू हो जाती है, क्रीमिया का युद्ध 1853 और 54 के बीच में। क्वेश्चन पूछता है, एक बार एग्जाम में पूछा था कि क्रीमिया की युद्ध जो है कब हुआ था, तो 1853 और 54 में। ठीक है। इसमें क्या हुआ ना, इस युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध में जो फ्रांस लड़ रहा था, क्रीमिया के युद्ध, इस युद्ध में काउंट काबूर चुपचाप जाके फ्रांस की मदद कर दिया, बिना कुछ बोले ही ले। फ्रांस नहीं बुलाया था काउंट काबूर को, फिर भी जाके इसने मदद कर दिया। इसका देखिए फ़ायदा क्या हुआ। जब युद्ध की समाप्ति हुई और शांति सम्मेलन बुलाया गया पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन बुलाया गया, तब फ्रांस बोला कि हमारा कौन कौन मदद किया तेरे। उसमें किसको बुला के लेके आया? काउंट काबूर को भी बुलाया गया, क्योंकि काउंट काबूर तो मदद किया था, तो काउंट काबूर आया। काउंट काबूर इसी तरह का मंच ढूंढ रहा था जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आके बैठे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता आके बैठे। क्यों मंच ढूंढ रहा था? क्योंकि वो दिमाग में उसका बहुत कुछ चल रहा था। जैसे उसको जगह मिला, जैसे उसको मंच पर बुलाया गया, आया, बात सुना, सबने बोला कि हम आप मदद किए हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। कोई न कोई वजह से तो मदद किए होंगे। तब जाकर बोला कि अब हम बताते हैं क्या हमको चाहिए। उसने कहा कि हम भी चाहते हैं अपने देश इटली में, यहाँ पर इटली को एकीकृत किया जाए, इटली को एक किया जाए और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए, गणतंत्र स्थापित किया जाए। तो यूरोप के बहुत सारे देश के लोगों ने कहा तो क्या दिक्कत है, करो। तो कह रहा दिक्कत यही है कि आपके सामने है जो ऑस्ट्रिया बैठा है ना, यह नहीं करने दे रहा है। बात समझ आया? तो लोग कहा कि भाई काहे दिक्कत कर रहा है। तो कह रहा कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप लोग को इसको मना भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि हम इसको देख लेंगे, आप सिर्फ मेरा छोटा सा काम कर दीजिए कि आप लोग इसकी मैटर में मत आइएगा लो। हम लोग को कुछ भी करेंगे लो तो हमारे मैटर में मत आइएगा लो। यूरोप वाला बोला ठीक है नहीं आएंगे। सब देश बोला ओके, अपना मामला है, निजी मामला है, सुलट लो सब। फ्रांस से कहा, वो जानता था काउंट काबूर कि फ्रांस अधकई करेगा इसमें, फ्रांस कभी भी सपोर्ट में आएगा ऑस्ट्रिया के। काउंट काबूर बहुत दिमागी था। उसने क्या किया, तुरंत क्या किया, फ्रांस से कहा कि महोदय हम आपका मदद किए हैं, एक थोड़ी सी आपसे विनती है कि कुछ सेना हमको दे दीजिए ताकि हम अपने देश को आज़ाद कर सके, देश को एकीकृत कर सके, देश का एकीकरण कर सके, फिर पुनः ये सेना वापस आपको दे देंगे। अब बताइए वो सेना क्यों मांगा था? सेना इसलिए मांगा था कि चाहते हुए भी फ्रांस है ना, बाद में अपने ही सेना पर हमला नहीं कर सकता है। कैसे करता? अगर इटली पर हमला करने का मतलब हो गया कि वो अपने ही सेना को मारता, करता कभी भी नहीं करता। अब तो मदद तो किया था काउंट काबूर, फ्रांस कैसे बोलता कि नहीं देंगे, दे दिया, कहा ले जाओ सेना दिए। अब यही तो चाहता था काउंट काबूर कि एक तो फ्रांस को रास्ते से हटा दे, मतलब कि बीच में रोड़ा नहीं बने हम लोग के युद्ध में। दूसरा कि उसकी सेना के ही मदद से इटली को मारना शुरू कर दे। अब ये काउंट काबूर बड़ी ही दिमागी के साथ, चालाकी के साथ अब इससे फरियाना शुरू किया। किससे? ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया को पकड़ा। ऑस्ट्रिया पर सबसे पहले किस पे हमला किया? वही जगह लंबार्डी और लंबार्डी और वेनेशिया पर कब्जा किया। क्यों?
क्योंकि यही दो जगह जो है ना छेका हुआ था। ऑस्ट्रिया सबसे पहले इटली को जब तोड़ा था लोग मेटरनिख द्वारा, तो सबसे पहले किन दो जगहों पर कब्जा किया था लोग, लंबार्डी और वेनेसिया ऑस्ट्रिया अपने कब्जे में रख लिया था। बाकी सभी जगहों को बांट दिया था प्रसादी की तरह कि आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए सब किसी को। अब जो काउंट कबूर जो था ना दिमाग लगाया, क्या किया कि सबसे पहले लंबार्डी और वेनेसिया पर हमला किया और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसके बाद धीरे धीरे ऑस्ट्रिया के बहुत सारी जगह कब्जा करने लगा। ये देख रहा था टुकुर टुकुर बैठ के फ्रांस का, रे भाई ये तो बहुत चालाक निकला, ये तो आज ऑस्ट्रिया को कब्जा कर लेगा, कल हो सकता है कि हमारे यहाँ आ जाए। ऑस्ट्रिया का फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोला ना 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 गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। वो दौड़ आया और आके बोला किससे, इटली के काउंट कबूर से, ऑस्ट्रिया से बोला कि दोनों आओ सवरे, दोनों का मीटिंग कराते हैं, दोनों के बीच में बुला के कंप्रोमाइज़ करा देते हैं, तुम दोनों आपस में नहीं लड़ो। बुलाया और दोनों के बीच में क्या कराया, मध्यस्थता कराया। क्या कराया, दोनों के बीच में मध्यस्थता यानी कंप्रोमाइज़ कराया। कंप्रोमाइज़ कराने के बाद कहा कि इटली से बोला यानी काउंट कबूर से बोला कि काउंट कबूर सुनो, लंबार्डी और वेनेसिया पर तुम कब्जा किए हो ना, इसमें से एक जगह वेनेसिया जो जगह है इसको तो दे दो तो ऑस्ट्रिया के। अब बेचारा वो कैसे मना करता, क्योंकि अब यह भी तो इसी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। और दूसरी बात की काउंट कबूर नहीं चाहता था कि अपना देश के एकीकरण करने के चक्कर में पूरी दुनिया से झगड़ा ले। उसको तो अभी दुनिया का चक्कर में था नहीं, वो अपने ही देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। बोला ठीक है दे देते हैं। वेनेसिया फिर वापस ऑस्ट्रिया को मिल गया, लेकिन लंबार्डी पर इसका कब्जा रहा। काउंट कबूर कहा कि छोड़ो यार, बाहर का देखे कि ऑस्ट्रिया किसको कब्जा किया है, कौन कौन जगह के लिए गया है। अपने देश के अंदर भी तो कई भाग बटे हुए हैं, अपने देश के अंदर भी ढेर सारा राजा घूम रहा है लो, जो कह रहा है सब हम इटली में नहीं मिलेंगे लो, पहले इनको निपटाया जाए। अब उधर बाहर की ध्यान छोड़ के अपने देश में घुसता है काउंट कबूर और देश में आता है मामला सलटाने के लिए। जहाँ जहाँ छोटे छोटे राजा थे उनको पकड़ पकड़ पीट पाट के हटा देता है और वहाँ पर उसको पूरी तरह से अपने अंडर में मिला लेता है, यानी कि विक्टर एमेनुअल जो इसका शासक था उसके अधीन उस जगह को कर लेता है। इसी में मदद करने आते हैं गैरीवाल्डी साहब। यहाँ देखिए गैरीवाल्डी जो थे ना पेशे से नाविक थे। इन्होंने जब ये देख रहे थे, और ये अभी से नहीं देख रहे थे, मेजनी के समय से देखते आ रहे थे कि मेजनी ने कोशिश किया था इटली को एकीकरण करने के लिए। बेचारे बड़ी खुश हुए थे कि हमारा देश एक हो जाएगा, कि बहुत सब लोग चाहता है, सब लोगों को खुशी होता है कि देश एक हो जाए। ये भी बड़ी खुश हुए थे, इनको भी लगा था कि देश एक हो जाएगा। लेकिन बीच में मेजनी जो है बेचारा हार गया या रुक गया किन्हीं कारणों की वजह से। फिर बाद में जो दूसरी ये शुरू हुआ ना 1848 के बाद, ये काउंट कबूर चाहे विक्टर एमेनुअल ने सपोर्ट करना शुरू किया और इटली को एकीकरण करना शुरू किया, तो फिर से इनके मन में वो जिज्ञासा जगा कि अब हो सकता है कि हो जाए। इन्होंने देखा कि काउंट कबूर जो है ना छोटे छोटे जगहों पर कब्जा करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि हम भी मदद करते हैं इसका। और इन्होंने भी अपने तरफ से इटली में आसपास जितने भी क्षेत्र किसी छोटे छोटे अगर राजा का अधीन था तो उसको कब्जा करना शुरू कर दिए। उसके आसपास में क्या किया, कब्जा करना शुरू किया। जैसे कि इटली के सिसिली और नेपल्स पर इन्होंने आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। इनका मेन मकसद था कि कब्जा कर इसको भी एकीकृत करके, मतलब कि एकीकरण में मदद किया जाए। किसका, विक्टर एमेनुअल का, काउंट कबूर का, या जिनका मेजनी का जो सपना था उसको पूरा किया जाए। तो गैरीवाल्डी बहुत अच्छे थे, है ना। ये क्या किया, जगह पर कब्जा कर ली। उसके बाद इन्होंने प्लान बनाया 1862 ईस्वी में कि रोम जो है ना, रोम ये पादरी लोग के कब्जे में है, कखनिये से कब्जे में है, मतलब बहुत पहले से कब्जे में है। और ये मेटरनिख 1814 से ही 15 से ही इसको दिया हुआ है, रोम को पोप के पादरियों के कब्जे में दे दिया है। इसको आज़ाद किया जाए, यहाँ पर सभी चौकड़ा बैठा है सब, इसको आज़ाद किया जाए। वो बढ़ने लगता है रोम की तरफ। लेकिन काउंट कबूर जानता था कि कभी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप जल्दी नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई साहब, इससे गैरीवाल्डी के पास खबर भिजवाया कि अभी रोम पर तुम हमला मत करो। रोम पर हमला करने का मतलब हो गया कि धार्मिक मामले में हाथ डालना, और धार्मिक मामला सेंटीमेंट होता है, बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट। और लोगों के सेंटीमेंट हट हुआ तो समझ जाइए कि भाई साहब मामला गड़बड़ा जाएगा, सारा प्लान हम लोग गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माना, गैरीवाल्डी चल दिया। जब ये चला तो उधर से काउंट कबूर भी आ गया। काउंट कबूर आया और मिला इनसे। मिलने के बाद गैरीवाल्डी और काउंट कबूर की भेंट होती है। भेंट होने के बाद काउंट कबूर गैरीवाल्डी को मना लेता है कि भाई साहब तुम रुक जाओ, मत हमला करो तुम। गैरीवाल्डी मान जाता है। ये खबर पहुंच जाती है विक्टर एमेनुअल के पास, जो कि शासक था। विक्टर एमेनुअल गैरीवाल्डी को बुलाते हैं, बोलते हैं कहा कि आप जो सिसिली और नेपल्स पर कब्जा किए हैं, एक काम कीजिए, आप यहाँ का राजा बन जाइए। तब तक राजा रहिए जब तक कि देश एकीकरण नहीं हो जाता है, देश एकजुट नहीं हो जाता, तब तक आप शासन कीजिए। तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हम इसलिए थोड़ी आप हमला किए हैं चाहे कब्जा किए हैं कि हम राजा बन सके। हम इसलिए कब्जा किए थे कि आपको सौंप सके, ताकि हमारा इटली जो देश है एकजुट हो सके। तो फिर काहे का फ़ायदा हमको इसको कब्जा करने का।
जब हम यहाँ का राजा ही बन जाए, हम तो राजा के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं, तो हम काहे राजा बनेंगे। ये बात सुनकर विक्टर इमैनुअल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। विक्टर इमैनुअल छोड़िए, पूरे यूरोप में हल्ला हो गया। यूरोप छोड़िए, उसकी बात भारत तक पहुँच गई। भारत की बड़े बड़े नेताओं ने इसकी काफ़ी तारीफ किया, कहा कि भाई साहब गैरिबाल्डी इतना महान इंसान आज तक नहीं देखे थे, जो जगह कब्जा हुए भी राजा नहीं बनना चाहता। कहते नहीं, मैं तो कृषक हूँ, किसान हूँ, छोटी सी ज़िंदगी जी लूँगा। इसकी कहानी जो है ना, लाला लाजपत राय भी लिखते हैं। लाला लाजपत राय अपनी हर रैलियों में, हर सभाओं में गैरिबाल्डी का नाम खूब बोलते हैं कि महान शासक, जिसने उसकी त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण गैरिबाल्डी, जिसने त्याग दे दिया, राजगद्दी छोड़ दी, कहा कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम तो किसान हैं, किसान की ज़िंदगी बिताएंगे। इसकी जीवनी लिखते हैं कौन? लाला लाजपत राय। क्वेश्चन पूछेगा गैरिबाल्डी का जीवनी निम्न में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने लिखा था। दुर्भाग्यवंश क्या होता है कि बाद में 1862 में काउंट कपूर की मृत्यु हो जा रही है। काउंट कपूर बेचारा जो है नहीं देख पाता है कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, नहीं हुआ। काउंट कपूर क्या होगी? मृत्यु हो गई। लेकिन अंततः जो है 1870 और 71 के आसपास आते आते, है ना, फ्रांस और पर्सा के बीच में लड़ाई छिड़ देता है और फ्रांस की अपनी हालत ख़राब, पर्सा की हालत ख़राब, ऑस्ट्रिया की हालत ख़राब। ये मौका देके इटली जो है पूरे इटली को एकीकृत कर लिया। इस तरह 1871 में इटली जो है, इटली का एकीकरण संपन्न हो गया और इटली एक मिलजुल के एक नया राष्ट्र बन गया। ठीक है, जब इटली एकीकृत होता है, नया राष्ट्र बनता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग किन लोगों का था? तो मेजनी का था, काउंट काबूर उसके बाद आए, गैरिबाल्डी थे और विक्टर इमैनुअल भी थे। ये सभी लोगों ने इटली को एकीकरण करने में मेन भूमिका निभाई। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किन को लोगों ने भूमिका निभाया? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल। अब देखिए, अब इटली एकीकृत हो गया, उसी बीच जर्मनी में भी बवाल हो रहा था। जर्मनी में भी लोग हल्ला कर रहे थे जर्मनी को एकीकृत करने के लिए। जर्मनी में अभी देखिए कि 39 रियासत था, लेकिन 300 से ज़्यादा छोटे बड़े राज्य थे। क्या थे? 300 से ज़्यादा छोटे बड़े राज्य बट चुके थे। ये सब देन था किसका? वही मेटरनिख का देन था कि पूरी तरह से जर्मनी को भी तोड़ दिया था। उस समय जर्मनी में था सरलमा वंश, सरलमा का नेतृत्व चल रहा था। और जर्मनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? यहाँ पर सबसे बड़ी बाधा क्या थी जर्मनी के एकीकरण करने में? यहाँ धर्म बटा हुआ था। उत्तर साइड में, उत्तर जर्मन में प्रोटेस्टेंट मतावलंबी थे, वही दक्षिण साइड में कैथोलिक मतावलंबी थे। अब ये क्या होता है? देखिए, मैं 9th क्लास में बताया था कि जैसे मुस्लिम में शिया, सुन्नी, बरेलवी, वही बहुत सारे धर्म होते हैं। ठीक है, देवबंदी ढेर सारे होते हैं। उसी तरह हिंदू में बहुत सारे धर्म होते हैं, है ना, अलवार, नैनान, ये शिव उपासक, विष्णु उपासक, बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग, मतलब सब एक एटलीस्ट भगवान को ही मानते हैं, सब कोई ऊपर वाले की ही उपासना करते हैं, लेकिन मानने की तरीका अलग अलग होती है। उसी तरह ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट और मतावलंबी और एक और था कैथोलिक। ठीक है, तो प्रोटेस्टेंट मतावलंबी और कैथोलिक मतावलंबी, और एक और तीसरा जो था वो जो प्यूरिटन थे, है ना, प्यूरिटन धर्म के, जो कि आप लोग 9th क्लास में पढ़ाया था कि प्यूरिटन और कैथोलिक इनको टॉर्चर करता था लोग प्रोटेस्टेंट वाला। वही रूस में कैथोलिक का ज़्यादा पावर था और प्रोटेस्टेंट का कम पावर था। तो सब अलग अलग अपनी मान्यता के हिसाब से चल रहे थे। तो उत्तर जर्मन में प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों का पावर जो ज़्यादा था, या उस धर्म का वर्चस्व उधर ज़्यादा था। वही दक्षिण जर्मनी में कैथोलिक के जो मानने वाले जो लोग थे, उनकी पकड़ ज़्यादा थी, या उस धर्म की बहुलता ज़्यादा था। अब ये दोनों लोग जो थे ना, दोनों लोग जर्मनी का एकीकरण तो चाहते थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट बोलता था कि पूरी जर्मनी प्रोटेस्टेंट के बात माने, और कैथोलिक बोलता था कि नहीं, पूरा जर्मनी ही कैथोलिक बात माने। ये सबसे बड़ी बाधा हो रही थी जर्मनी का एकीकरण करने में। अब यहाँ देखेंगे तो उनकी जो सभा थी ना, उस सभा का नाम था डायट। सभा क्या नाम था? डायट था। अब इन दोनों की मामला को निपटाने के लिए सबसे पहले शुरू करता है कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ना, वो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। 1806 ईस्वी में उस जर्मनी में क्या करता है कि राइन राज्य संघ का निर्माण करता है। राइन राज्य संघ का निर्माण 1806 में ऑस्ट्रिया, ये नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा किया गया। और इसने क्या किया? ये चाहता था कि पहले जर्मनी में लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की भावना को उगाया जाए, जागृत किया जाए, तब ना एकीकृत होगा। लोग चाहते ही नहीं, लोग धर्म में बटे हुए हैं। इसी बीच में बुद्धिजीवी जो लोग थे, यानी कि जो पढ़े लिखे होशियार लोग थे, जैसे कि थे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडर्ट, जैकब आदि, क्या थे? ये जर्मन में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा रहे थे। सब अपने अपने स्तर से कर रहे थे। जैसे हीगल जो थे, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की भावना का व्याख्या करते थे और ये एक दार्शनिक थे। पर्सा का जो चांसलर बिस्मार्क था, वो हीगेल के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था।
एंडर्ट क्या कर रहे थे, ये एंडर्ट महोदय, एंडर्ट जो है अपनी कविताओं के माध्यम से देश में देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे थे लोगों को। मैंने सब अपने अपने जगह पर लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहा था लोग। हडेनबर्ग और नोवेलिस जर्मनी में गौरवमय अतीत का प्रचार कर रहे थे। चित्रकारों ने भी जर्मन संस्कृति का खूब उजागर किया। इन्होंने नायक नायिकाओं की जीवन चित्रों द्वारा राष्ट्रवाद का बढ़ावा दिया। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर देश में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने की कोशिश किया। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी भी पीछे नहीं रहे। शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर एक संस्था बना दिया। क्या बना दिया? संस्था बना दिया, जिस संस्था का नाम क्या था? ब्रूसेनसेफ्ट। क्वेश्चन पूछेगा, शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा एक संस्था बनाई गई, उस संस्था का क्या नाम है? ब्रूसेनसेफ्ट। या ब्रूसेनसेफ्ट निम्न में से किन के द्वारा बनाया गया? तो शिक्षक और विद्यार्थियों द्वारा एक संस्था बनाई गई, ब्रूसेनसेफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा। वाइमर राज्य येना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। पूछेगा कि जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा रहा? तो वाइमर राज्य का वाइमर होना चाहिए, तो वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? येना विश्वविद्यालय, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना। अब यहाँ से क्या हुआ कि मेटरनिक जो था ना, मेटरनिक इस आंदोलन को कुचलने का खूब कोशिश किया, क्योंकि अभी तो मेटरनिक है, मेटरनिक तो 48 में ना भागेगा, ये तो पहले ही घटना बता रहे हैं। मेटरनिक खूब कोशिश किया इस आंदोलन को दाबने के लिए, लेकिन फिर भी वो जर्मन के लोग जो है राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर बैठने लगी थी। जर्मन लोग जो है अब राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हो चुके थे। 1834 ईस्वी में व्यापारियों ने भी एक संघ बना लिया। व्यापारी भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एक अपनी जालवेरिन नामक एक संस्था बना ली, आर्थिक संघ बनाया। तो जालवेरिन नामक संस्था किन के द्वारा बनाया गया था? व्यापारियों के द्वारा। ब्रूसेनसेफ्ट संस्था किन के द्वारा बनाया गया था? तो ब्रूसेन से याद रखिएगा, ब से ब्रूसेन, ब से विद्यार्थी और टीचर के मिल के। 1848 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, जिस क्रांति ने मेटरनिक युग का पूरी तरह से तोड़ दिया, मेटरनिक युग का अंत कर दिया, इससे फायदा हो गया जर्मनी को, क्योंकि मेटरनिक ही थेतरा था, टांग आ रहा था जर्मनी के एकीकरण में, इसका हो गया अंत। अब ये यहाँ पर आसानी से क्या हो गया कि जर्मनी का एकीकरण करना में क्या हो गया कि फायदा हो चुका। 48 में देखेंगे, मार्च 1848 में पुराने संसद की सभा फ्रैंकफर्ट में बुलाई गई। क्या बुलाई गई? फ्रैंकफर्ट बुलाई गई। अब यहाँ देखेंगे तो महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया गया। बिस्मार्क क्या बन रहा है? चांसलर बन रहा है। क्या बन रहा है? चांसलर बन रहा है बिस्मार्क। जब इस जर्मनी का पूरी तरह से पावर जो अपने हाथों में आ जाता है, जब इसको एकीकरण कर दिया जाता है, तब वहाँ का शासक बनाया जाता है विलियम को, और चांसलर बनाया जाता है किसको? बिस्मार्क को। अब बिस्मार्क महोदय क्या करेंगे? बिस्मार्क महोदय जो थे ना, वो क्या थे? एक तो प्रतिनिधि थे, चांसलर थे, और हीगेल के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, हीगेल की बात मानते थे। यहाँ जी इन्होंने एक नीति लाई, रक्त और लौह की नीति। कई बार क्वेश्चन पूछता है, रक्त और लौह की नीति किसने लाया था? बिस्मार्क ने लाया था। ठीक है। 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रिया प्रसा के संधि का इन्होंने विरोध किया था। आगे जी 1866 ईस्वी में याद रखिएगा, एक युद्ध हो रही है, इस युद्ध को नाम है क्या? सेडोवा का युद्ध। किसके बीच में? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। कब हुआ था? 1866 में। कौन सा युद्ध? सेडोवा का युद्ध। ठीक है, तो सेडोवा का युद्ध होता है 1866 ईस्वी में पर्सा एवं फ्रांस के बीच में, पर्सा एवं ऑस्ट्रिया के बीच में। पर्सा और फ्रांस में तो वो सेडोवा नहीं, सेडान का युद्ध होगा। ठीक है। अब सेडेवा और सेडान दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि कौन का युद्ध कौन के संग हुआ था। तो एक छोटी सी तरीका, यही क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा रहता है, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में न आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी सेडान। तो फ्रांस और पर्सा, कौन सा युद्ध? फ्रांस और पर्सा, सेडान। और फ्रांस की जगह पर आ गया ऑस्ट्रिया और पर्सा, कौन सा? सेडेवा। कौन सा? ऑस्ट्रिया और पर्सा, सेडेवा। ठीक है, तो 9 वाला 9 में आएगा। देखिए इसमें कहीं भी ना नहीं मिलेगा, ऑस्ट्रिया में भी नहीं मिलेगा, पर्सा में भी नहीं मिलेगा। ये है सेडेवा वाला युद्ध, जो कि 1866 में हो रहा है, 66 में। और 1871 में हो रहा है कौन सा? 1870 में जो हो रहा है कौन सा? 70 में एक्चुअली, 66 के बाद 4 साल बाद 1870 में, 19 जून 1870 को सेडान का युद्ध हो रहा है, ये फ्रांस और पर्सा के बीच में। इस युद्ध की समझौता किस तहत होती है? तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 1871 में, 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत क्या किया गया? इस युद्ध की समाप्ति कर दी गई। आगे जी, अब इस संधि जब हो गई ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि अन्य भी यूरोप में बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, जैसे हंगरी था, बोहेमिया था, यूनान था, इस सब ने हल्ला करना शुरू किया कि हमरो आज़ाद करो, हमरो आज़ाद करो, है कि नहीं है? अब यहाँ दी यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। यहाँ लिखा है कि ईसाई जगत ग्रीक ऑर्थोडॉक्स थे, पूरे ईसाई जगत जो था किसको मानता था? ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानता था, लेकिन रोमन जो थे कैथोलिक चर्च में बटे हुए थे। रूस तथा
यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे। रूस और ईरान के लोग क्या थे? ईरान के लोग ग्रीक को मानने वाले थे। यहाँ लिखा है कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसी नामक स्थान पर किया गया। अब ये क्या है? एक्चुअली में था क्या कि 9th क्लास में बताए थे आप लोगों को कि कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया था तुर्की 1453 में। और कुस्तुनतुनिया जो जगह था ना, वो ईसाइयों का क्या था? गढ़ था। क्या था? ईसाइयों का वो गढ़ था। और उस पर कब्जा कर लिया था कौन? तुर्की कर लिया था। तुर्की पूरी तरह से मुस्लिम देश था। और तुर्की का सल्तनत जो नाम था, उसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य द्वारा यूनान के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था। यूनान के बहुत सारे क्षेत्रों में है ना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मानने वाले धर्म के लोग थे, जिसके वजह से फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ये सब खफा थे कि भाई हमारे जात के लोगों को वहाँ मारा जा रहा है। उन्होंने एक ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया। और उसी बीच यूनान में भी हितेरिया फिलाइक नामक संस्था बन रही है। हितेरिया फिलाइक क्या कर रही है? हितेरिया फिलाइक आवाज़ उठाना शुरू की तुर्की में कि हमको अपने देश से अलग करो, हमको आज़ाद छोड़ो कि हम लोग अपने धर्म को अच्छे से मान सकें। इंग्लैंड के एक कवि थे, इस बात से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि हमारा जो धार्मिक स्थल है, ये जो यूनान पर इन मुसलमानों का कब्जा है, इस बात से बड़ी वो हताश हुए थे। और उन्होंने इस लड़ाई में कूद गए। लड़ाई में वो लड़ने आ गए, जिनके कारण ये क्या हुए? मारे गए और शहीद हो गए। नाम क्या था कवि का? तो बायरन नाम था। क्या नाम था? बायरन, जो यूनानियों की लड़ाई में आ गए। उसके बाद जो है इस सब देख रहा था लोग, टुकुर टुकुर, इंग्लैंड भी, फ्रांस भी, रूस भी, सब ने कहा कि भाई अपने जाति के लोगों को कब तक मरने दिया जाएगा, हम लोग एक काम करें कि मिल के एक समझौता करते हैं लोग। तो 26 में रूस और ब्रिटेन मिला था लोग, और 27 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, इसमें फ्रांस, रूस, ब्रिटेन सब आके मिल गया लोग। किसके खिलाफ ये मिल रहा था लोग? किसके खिलाफ? तो तुर्की के खिलाफ ये यूनान को स्वतंत्र करने के लिए, यूनान को समर्थन देने के लिए ये सब कोई संयुक्त रूप से एक हो रहे थे। सब कोई मिल के तुर्की को पिटना शुरू किया। तुर्की हार गया। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि हुई। क्वेश्चन पूछता है कि एड्रियानोपोल की संधि किनके बीच में हुई थी? तो यूरोप और तुर्की के बीच में हुआ था। यूरोप में कौन थे? इटली था, सॉरी इटली बोल रहा हूँ, इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, और इधर तुर्की था। 1832 ईस्वी में अंततः जो तुर्की है, तुर्की को यूनान को आज़ाद करना पड़ा। और यूनान, आज़ाद यूनान यानी स्वतंत्र यूनान का शासक बनता है। कौन शासक बनता है? तो बवेरिया के शासक ओटो को, बवेरिया के शासक ओटो को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट अजी, अब हंगरी भी टुकुर टुकुर देख रहा था। हंगरी कहा कि हमको आज़ाद करो, हम भी आज़ाद होंगे। हंगरी ने भी आवाज़ उठाना शुरू किया। हंगरी किसके कब्जे में था भैया? तो हंगरी था ऑस्ट्रिया के कब्जे में। हंगरी जो है ना, बहुत दिन से मांग कर रहा था कि हमको डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी जाए, मतलब कि राज्य में हम शासन करेंगे, केंद्र में तुम रहो। हंगरी की इस बात को नहीं मान रहा था ऑस्ट्रिया। लेकिन जैसे ये मामला घटा ना, यूनान वाला, फिर उधर घटा जर्मनी वाला, फिर उधर इटली वाला, तो ऑस्ट्रिया कहा कि ये भाई साहब इधर गड़बड़ हो जाएगा। इधर मेटरनिक युग का अंत हो गया, मेटरनिक मर गया था, ख़त्म हो गया था, तो इसने कहा गड़बड़ हो जाएगा। उसने हंगरी की बात मान लिया। कौन मान लिया? ऑस्ट्रिया मान लिया। कहा ठीक है, तुमको हम जो है छूट दे देते हैं, तुम डोमिनियन स्टेट की अपना यहाँ पर स्वतंत्र अपना शासन कर सकते हो, लेकिन हमारे अधीन रह के। हंगरी से कौन आवाज़ उठाया था? तो हंगरी से आवाज़ उठाने नेता थे केसूत और फ्रांसिस डिक। याद रखिए, केसूत और फ्रांसिस डिक जो थे हंगरी के तरफ से आवाज़ उठाने वाले नेता थे। इन्होंने ही हल्ला किया, तब जाके हंगरी को कुछ हद तक मान्यता मिल गई। 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया को सरकार में हंगरी, मतलब सरकार बनाने की, हंगरियन सरकार बनाने की मान्यता मिल गई। अब पोलैंड था, टुकड़ू टुकड़ू देख रहे थे, कहा कि हम वो आज़ाद होंगे। अब पोलैंड किसके कब्जे में था? पोलैंड था रूस के कब्जे में। जैसे ही हल्ला किया, तैसे रूस मारा दूध तो मैं जगह चुप बैठो, शांति से बैठा दिया। किसको? पोलैंड को। पोलैंड बेचारा हल्ला करने की कोशिश कर रहा था, शांत करा दिए तुरंत। उसके बाद है बोहेमिया। बोहेमिया भी ऑस्ट्रिया के कब्जे में था। जैसे देखा कि हंगरी को छूट मिला है, बोहेमिया बोला कि तो हमको कहने छूट देगा ऑस्ट्रिया? बाबा बोला ऑस्ट्रिया चाचा हमको भी छूट दीजिए। ऑस्ट्रिया बोला कि जाओ तुमको भी छूट दिए, तुमको भी अपना छोटा मोटा राज्य अपना मतलब कि चला सकते हो, पूरे देश पर हमारा पावर रहेगा। परिणाम इससे क्या निकला? परिणाम ये हुआ कि जितना भी पुरातन व्यवस्था था ना, वो अंत हो गया। मेटरनिक युग की खत्म हो गई। जितने भी ये राजतंत्र वाला जो मामला था ना, वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग हुई, और ऑटोमन जो साम्राज्य था तुर्की का, वो धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, ध्वस्त होना शुरू हो गया। जब 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ था, 14 जुलाई 1789 में, जिसके कारण फ्रांस को आज़ादी मिली थी, उसके बाद स्वतंत्र फ्रांस जब कि निर्माण हुआ था ना, तब इससे टीपू सुल्तान काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वो भी चाहते थे कि हमारा देश भी इसी तरह राष्ट्रीयता की भावना में, राष्ट्रीयता की भावना से जागृत हो और अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाया जाए। उन्होंने फ्रांसीसी से दोस्ती कर लिया। फ्रांसीसी का एक क्लब था जिसका नाम था जोकोबिन क्लब, उस क्लब का क्या बन गए? सदस्य बन गए।
और श्रीरंगपट्टम जो टीपू सुल्तान यानी जो हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, उनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टम में, वहाँ पर उन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, आगे जी, आगे चल के राजा राममोहन राय किधर गया, यहाँ पे जी, आगे चल के राजा राममोहन राय जो थे, राजा राममोहन राय ने भी इस घटनाओं पर काफ़ी रुचि लिया। आप लोग पढ़े होंगे, लोग 8 क्लास के इतिहास में पढ़ाए थे कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद किया गया राजा राममोहन राय के सहयोग से ही। तो राजा राममोहन राय भी इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। अब इसके बाद जो है नेपल्स जो जगह था, नेपल्स और जो स्पेनिश था, ये भी स्वतंत्र हो गया धीरे धीरे 1821 और 1830 में। अब आते हैं लोग क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा हुआ? तो वियना कांग्रेस के द्वारा जो 1815 में हुआ था, उससे बुर्बो वंश को वापस ला दिया गया और लुई 18वां बुर्बो वंश का फिर से नया शासक बना। मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनेरी संगठन से। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ये कौन बोला था? मेजनी बोला था। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया था? नहीं, ऑस्ट्रिया को बाधा मानता था सबसे पहले कौन? ये काउंट काबूर मानता था, मेजनी नहीं, काउंट काबूर है ना, काउंट काबूर जानता था। ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल के किस पद पर नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला लिखा है कि गैरीबाल्डी क्या था? तो पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जालबेरी एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की। और बताइए शिक्षक और विद्यार्थियों का, विद्यार्थी और शिक्षकों की संस्था का नाम क्या था? बताइए। विद्यार्थी ब से कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर याद होगा तो आप लोगों को। ठीक है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या है? सेडान का जो युद्ध हुआ था ना, उसी के ना शांति के लिए हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अब यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था ना, ये पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि जो हुई थी, वो किसके लिए की गई थी? तो तुर्की से यूनान को अलग करने के लिए, तो यानी तुर्की में हुई थी संधि। डैश के युद्ध ने महाशक्ति पर दूसरी महाशक्ति का जन्म दिया? तो सेडान का युद्ध ने एक महाशक्ति का अंत किया और दूसरे महाशक्ति का जन्म दिया। सेडवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और किसके बीच में हुआ था? पर्सा के बीच में हुआ था। और सेडवा का युद्ध हुआ कब था? 1866 में हुआ था। 1848 ईस्वी में। और सेडान का युद्ध कब हुआ था बताइए? 1870 में। 3 नंबर लिखा है कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था? पुरातन युग का अंत कर दिया या मेटरनिक युग का अंत कर दिया? दोनों हो सकता है। 4 नंबर लिखा है वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे, जो इटली के एकीकरण से क्या रहे? बचे रहे। मतलब सब जगह कब्जा हो गया, लेकिन अभी रोम पर कब्जा नहीं हुआ था जहाँ पर पोप रहते थे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक ओटो का वहाँ का राजा बना। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट नीचे आते लो मिलान करने में। मेजनी किससे मिलान होगा? तो मेजनी जो है इटली का था। हिगेल दार्शनिक था। बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। विक्टर एमैनुअल क्या था? राजनीतिज्ञ था। अब वियना सम्मेलन कब हो रही? 1814-15 में। मेटरनिख लिख दिया। मेटरनिख का पतन 1848 में। इटली का एकीकरण 1871 में। सेडान का युद्ध जो सेडना लिख दिया। सेडान का युद्ध जो है वो 1870 में होता है। और वही सेडावा का युद्ध हो रहा था तो वो 1866 में। केशुत देखेंगे तो केशुत क्या था? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था केशुत, वही ना केशुत था। ये सब हंगरी में आवाज़ उठाया आज़ाद करने के लिए हंगरी को। एड्रियानोपोल की संधि तो तुर्की के खिलाफ हुआ था 1829 ईस्वी में। यूनान की स्वतंत्रता 1832 में हो गई, जिसके बाद ओटो को राजा बना दिया गया वहाँ का। पोलैंड में आंदोलन शुरू हुआ था 1863 में। पोलैंड नहीं, 1863 नहीं होना चाहिए, 1863 तो नहीं था पोलैंड में आंदोलन। पोलैंड में आंदोलन जो हुआ था यहाँ था पोलैंड में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1830 में। तो यहाँ 1830 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो पोलैंड जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मिलान करने में क्या दिया था? पोलैंड में आंदोलन जो है 1863 नहीं 1830 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जस्ट दिख रहा है। ठीक है, हो गया पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट। अब आते हैं दूसरे नंबर चैप्टर में। अब देखते हैं लोग दूसरे नंबर चैप्टर को। चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। देखिए, समाजवाद का मतलब होता है ना, एक ऐसी विचारधारा जिसमें देश के सभी चीज़ों पर सरकार का ही पावर हो। मतलब क्या है कि सब चीज़ सरकारी हो। देखिए, मान के चलिए कि हर चीज़ सरकारी रहता है तो उसको क्या बोला जाएगा? साम्यवादी व्यवस्था, या साम्यवादी उसको अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और वही मान के चलिए कि देश में ज़्यादातर बिजनेसमैनों का पावर रहेगा, तब कहा जाएगा उसको पूंजीवादी व्यवस्था। और हमारा जो देश भारत है ना, इसमें दोनों तरह की व्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों। लेकिन सिर्फ समाजवादी जो विचारधारा होता है ना, ये रूस में है। समाजवादी यानी सरकार का सब जितने भी सरकारी तंत्र है, जितने भी संसाधन है, खनिज है, कारखाना है, सब पर क्या है? सरकार का एकाधिकार हो।
अब ये समाजवाद की उत्पत्ति जो होती है 18वीं सदी में होती है, याद रखिएगा। अब इस समाजवाद की उत्पत्ति से क्या हुआ कि समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग। एक्चुअली में क्या होता है ना कि समाज में हमेशा से दो वर्ग बटा रहता है, धनिक लोगों का और गरीब लोगों का, बड़े बड़े बिजनेसमैनों का और उसमें काम करने वाले मजदूरों का। अब नवीन जो विचारधारा पैदा होती है समाजवाद का, ये समाजवाद विचारधारा कहता है कि सब लोगों को हम लोग एक करेंगे, सब किसी को एक बराबर किया जाएगा, कोई इसमें धनिक गरीब इस तरह का भावना नहीं रहेगा। अगर रहेगा भी तो वो सरकार करेगा, निजी आदमी के हाथ में नहीं रहेगा। अभी समाजवाद के वकालत जो कर रहे थे, यानी समाजवाद की तरफ से जो लड़ रहे थे, वो सब कौन थे? सेंट साइमन, फेरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा जो है समाजवाद का सपोर्टर नहीं था? उसमें लुई बला की जगह पर लिखा था लुई कला। तो याद रखिएगा नाम सब, सेंट साइमन, फेरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। आगे जी, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया जाता है। इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो समाजवाद जो है दो चरणों में हुआ। पहला चरण था कार्ल मार्क्स के पहले का, कार्ल मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, और एक चरण था कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। यानी दो चरणों में समाजवाद बनता है, एक कार्ल मार्क्स से पहले का और एक कार्ल मार्क्स के बाद का। अब यहाँ देखिए यूटोपियन समाजवादी देखेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ था कि मार्क्सवादी विचारों ने उन्हें क्रमशः यूटोपियन और वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। तो जो मार्क्सवादी समाजवादी था उसे यूटोपियन या वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता था। यूटोपियन समाजवादी में हिसाब से देखेंगे तो प्रथम यूटोपियन जो समाजवादी जिन्हें समाजवादी के विचार के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फ्रांसिस विचारक सेंट साइमन थे। यानी प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो जो सेंट साइमन थे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आगे जी, उसके बाद से दूसरा जो था ना, दूसरे यूटोपियन चिंतक जो थे वो कौन थे? तो ब्रिटिश उद्योगपति एक रॉबर्ट ओवन थे, जो ब्रिटिश में बड़े उद्योगपति थे, रॉबर्ट ओवन। उन्होंने स्कॉटलैंड में न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, स्कॉटलैंड में। संतुष्ट श्रमिक तो वास्तविक रूप से संतुष्ट है। मतलब इनका इस कथन का मतलब क्या है, कहानी समझ में बता रहा हूँ। इनका मानना था ना कि मजदूरों को वेतन कम नहीं ज़्यादा दो, इससे क्या होगा कि मजदूर खुश रहेंगे। जब मजदूर खुश रहेंगे तो काम बढ़िया होगा, काम बढ़िया होगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इनका कहना था कि अगर संतुष्ट है श्रमिक तो वास्तविक श्रमिक वही है, या वास्तविक काम बिजनेस वही चल रहा है आपका। मतलब ये पूंजीपति थे लेकिन समाजवाद के विचारों में सपोर्टर थे। उनको लगता था कि लोगों को मिला जुला के चलनी चाहिए। अब ये कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, जो कार्ल मार्क्स समाजवाद का सबसे बड़ी वकालत करते हैं। वकालत मतलब होता है ना कि उसकी अगुवाई करते हैं, इसीलिए वकालत बड़ी यूज किया जाता है। तो कार्ल मार्क्स जो थे ना 1818 से लेकर 1883 तक इनका वर्चस्व रहा, और कार्ल मार्क्स का प्रभाव भारत में भी बहुत पड़ा है, याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मन के राइन प्रांत में ट्रियर नामक नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इस तरह याद रखिएगा, 5 मई 1818। और बिहार पुलिस में तो खूब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए। कार्ल मार्क्स के जन्म से लेकर कार्ल मार्क्स के किस गांव में जन्म हुआ, किस नगर में हुआ, किस परिवार में हुआ, खूब क्वेश्चन पूछेगा। बाबूजी के नाम, पेशे से क्या थे बाबूजी, कौन स्कूलों में पढ़ा। कार्ल मार्क्स फेवरेट है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीपीएससी में कभी कभार, टीआरई में भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बन सकती है। बीएसएससी में, रेलवे में खूब पूछता है इस क्वेश्चन। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में, जर्मन में राइन प्रांत में ट्रियर नामक नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। यानी जर्मन देश, राइन प्रांत यानी राज्य, ट्रियर नगर यानी जो उनका टाउन था, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका? कार्ल मार्क्स का। बाबूजी के नाम था हेनरिक मार्क्स। क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से वकील थे। इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो बोना विश्वविद्यालय में पढ़ाई हुई थी। ईसाई धर्म के थे ये, और बोन विश्वविद्यालय में इनकी पढ़ाई हुई थी। विधि की शिक्षा यानी वकालत ये भी किए हुए थे। 36 में बर्लिन विश्वविद्यालय में चले गए। उसके बाद कार्ल मार्क्स जो थे हीगल के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, और 1834 ईस्वी में अपने मतलब गर्लफ्रेंड जो उनकी थी जेनी, बचपन के मित्र, उनसे क्या करते हैं, इनका विवाह हो जाता है। 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से ये मिलते हैं और उनसे काफ़ी मित्रता होती है। किससे? एंगेल्स से। एंगेल्स और ये दोनों मिलके समाजवादी घोषणा पत्र का प्रकाशित करते हैं 1848 में। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब किया गया? 1848 में। दोनों का मिलके, मार्क्स और एंगेल्स दोनों मिलके करते हैं। मार्क्स को 1867 ईस्वी में जो दास कैपिटल नामक एक पुस्तक लिखे थे, इसकी रचना समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। तो समाजवादियों को बाइबल निम्न में से किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? दास कैपिटल को कहते हैं। किसने लिखा था? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कब लिखा था? 1867 में। अब मार्क्स के कुछ सिद्धांत थे।
द्वंद्वात्मक भौतिक सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल एवं अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। ऐतिहासिक भौतिकवाद, अब ऐतिहासिक भौतिकवाद समझते हैं। इतिहास को उन्होंने बांटा अपने हिसाब से। उन्होंने इतिहास को 6 चरणों में बांटा, याद रखिएगा। जैसे इतिहास 3 कालखंड में बांटा है ना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इन्होंने 6 चरणों में बांटा। उन्होंने कहा कि आदिम साम्यवादी युग, मतलब आदिवासियों के साम्यवादी युग, दास्ता का युग यानी स्लेव एज, सामंती युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग और अभी जो है साम्यवादी युग चल रहा है। उनके हिसाब से 6 भागों में बांटा गया था इतिहास को। नेक्स्ट, 1864 ईस्वी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की जा रही है? 1864 में। इस संघ की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मार्क्स को। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का श्रेय मार्क्स को जाता है, जिसने 1864 ईस्वी में इसकी स्थापना किया। उसके बाद उनका एक नारा था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना कोई अधिकार नहीं। यानी कि अगर आप काम किए हैं तब उसका आप अधिकार ले सकते हैं, यानी अगर काम नहीं किए हैं तो आपका उस चीज़ पर, उस सामान पर या उस कोई भी चीज़ पर उसका आपका अधिकार नहीं है। यानी कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं हो सकता है और कर्तव्य के बिना भी अधिकार पूरा नहीं हो सकता है। 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में सम्मेलन होती है, जिसमें 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन होता है, यानी सेकेंड इंटरनेशनल जो मीटिंग होता है, कब होता है? तो 1889 में 14 जुलाई में पेरिस में होता है। इसमें 1 मई को मजदूर दिवस मनाने की बात कही गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की जो मीटिंग होती है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की मीटिंग होती है, दूसरा मीटिंग होती है, उस समय 1 मई को मजदूर दिवस बनाने की बात कही जाती है। मजदूरों को 8 घंटा काम करने की मांग मतलब कहना था कि 8 घंटा काम करें, क्योंकि आप लोग पढ़ेंगे इतिहास में कि 14 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। 8 क्लास के इतिहास में आप लोग पढ़ा चुके हैं। सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया। सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया? ब्रुसेल्स में। आ गया जी 1917 की बोल्शेविक क्रांति। अब ये 1917 की बोल्शेविक क्रांति जो है, इसके बारे में समझते लो क्या था। बोल्शेविक क्रांति के समझते लो, जो 1917 में हुआ, ठीक है, उसको जानते लो। रूस की 1917 की जो क्रांति है ना, रूस में जो क्रांति हुई थी उसको बोल्शेविक क्रांति कहा था। उस समय जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा। सर्वप्रथम सोरहरा वर्ग की सत्ता स्वीकृत करने का प्रयास किया। सोरहरा वर्ग के लोगों को सत्ता देने का प्रयास किया। जार निकोलस जो था द्वितीय, ये क्या था? जार निकोलस एक और निरंकुश शासक था, बकलोल शासक था। 1917 ईस्वी से पूर्व, उससे पहले रोमनो का राजवंश था। जो रूस के सम्राट यानी जार कहा जाता था। इसके बाद जार निकोलस द्वितीय, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, वो राजा के दैवीय अधिकारों का विश्वास रखा था। उसमें आम लोगों की सुखद दुखद की कोई चिंता नहीं थी। सिर्फ वही घिसा पीटा चीज़ें मिलेगा आप लोग को, और कुछ नहीं मिलेगा। किसानों की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। जाहिर सी बात है, किसान ही तो उस समय थे ज़्यादातर। तो किसान की स्थिति क्या थी? दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दास्ता समाप्त कर दी गई थी। कृषि दास्ता क्या कर दी थी? परंतु इससे किसानों की कोई भी स्थिति सुधार नहीं हुआ था। मजदूरों की भी स्थिति दयनीय थी। मार्क्स के वे शब्द मार्क्स ने कहा करते थे कि मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियाँ खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मतलब अब उनके पास कुछ नहीं है कि जो खो सकते हैं, सिर्फ वो जो बंधनों में बने हुए वही एक खोने के लिए बचा हुआ है। औद्योगिकरण की समस्या, बड़े बड़े जितने भी उद्योग थे, पूंजीपति लोग जो थे, ठीक है, वो उद्योग जो था उनके अंदर वो केंद्रीकृत था। मतलब कि वो अपने ही क्षेत्र में चलाते थे और गिना चुना लोगों के साथ मिल के चलाते थे। जैसे कि वो अपने मनमौजी लोगों को रखते थे, मनमर्जी हटा लेते थे, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था आम लोगों को। रूसीकरण की नीति। अब रूसीकरण की नीति क्या थी? तो रूस में ज़्यादातर लोग जो थे स्लाव जाति के लोग थे। उसका अतिरिक्त फिर पोल, जर्मन, यहूदी, बहुत सारी जाति के लोग थे। और सभी जातियों पर रूस जो था ना, अपन ही स्लाव जाति का ही प्रथा, मतलब उसका रीति रिवाज उस पर थोपना चाहता था। यानी अल्पसंख्यकों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी रूस में। 1863 ईस्वी में इसकी नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। विदेशी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। विदेशी जो घटना हुई थी, क्रीमिया का युद्ध, 1904-05 में रूस जापान का युद्ध, इस सब युद्ध से क्या हुआ कि उसकी रूस के जो है ना सत्ता हिल गई थी। 1905 में जब रूस बहुत बड़ा देश और जापान उससे बड़ा हित चुका देश है ना, वो उससे हारने लगा, तो ये बहुत बड़का
उसके लिए झटका लगा। रूस में पूरी तरह से हल्ला हो गया कि इतना छोटा सा देश तुमको हरा दिया। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी देकर नारा लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। तो रोटी दे के नारा क्यों से देश सम्मिलित है, तो रूस सम्मिलित है। कब हुआ था ये घटना? 9 जनवरी 1905 को। सेंट पीटर्सबर्ग मल की ओर बढ़ने लगे, परंतु गोलियों ने उन निहतों पर गोली नहीं कर रहा हूँ कि अंग्रेजों ने अंग्रेज यानी कि जो रूसी सेना थी उसने इन निहतों पर क्या किया, गोलियाँ चला दी, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, हज़ारों लोग मारे गए। 22 जनवरी को, यानी पुराने कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 9 जनवरी को, देखिए पुराना और नया कैलेंडर में अंतर है। पहले जर्मनी का पुराना कैलेंडर था, बाद में जो है नया कैलेंडर बना, जर्मनी बोल रहा हूँ, रूस का अपना पुराना कैलेंडर था, नया कैलेंडर बाद में बनाया गया। तो रूस के कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी की घटना हो रही है और दुनिया के हिसाब से 22 जनवरी की घटना हो रही है। इस दिन रविवार का था और इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। अब इतना ज़्यादा लोगों में गुस्सा आ गया था कि लोगों ने एक ग्रुप ही बना दिया जिसका नाम रखा ड्यूमा गठन कर दिया। रूस में क्या हुआ कि मार्क्सवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। बुद्धिजीवी लोगों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा। लियो टॉल्स्टॉय की एक रचना है वार एंड पीस, उसके बाद है दोस्तोयेव्स्की, तुर्गेनेव जैसी चिंतक ने क्या किया, लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश किया। टॉल्स्टॉय की रचना वार एंड पीस। स्वरबरा वर्ग मतलब क्या होता है? समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर और गरीब लोग शामिल हो, मतलब कि छोटे लोग ज़्यादा शामिल हो, उसे स्वरबरा बोला गया। 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। कब हुई? 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में हुआ। तो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हो जाती है 1898 में। फिर उसके बाद से 1901 ईस्वी में यही सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ जो किसानों की मांग उठाया। तत्कालीन कारण प्रथम विश्व के रूस में पराजय। तत्कालीन कारण बड़ा मतलब रूस में बोल्शेविक क्रांति होने का या रूसी क्रांति होने का मेन कारण था जो 1917 ईस्वी में रूस की जो 6 लाख सेना मर गई थी एक्चुअली में। प्रथम विश्व युद्ध वाला जो कहानी आप लोग को 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, उसमें सबसे बड़ा कारण बनता है रूस में बवाल होने का। उसके बाद से रूस की जो रानी थी, जो जिनका नाम था जरीना, यानी रूस की जो पत्नी थी, रूस के राजा की जो पत्नी थी, तथा उनके गुरु जो थे रासपुतिन, ये दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा अपने राजा के खिलाफ। रासपुतिन और जरीना दोनों मिल गए। 7 मार्च 1917 ईस्वी को, यानी पुराने कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में चल जाइए 1917 को, फरवरी 1917 ईस्वी को रोटी दो का नारा लगाते हुए से फिर पुनः जो है लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब निकल के तावा, हथियार, फरसा, गड़ासी सब लेकर निकल गया लोग, और निकल के जाके लोगों का हल्ला करना शुरू किया लोग। जार जो था ना, जार सबसे विश्वस्त टुकड़ी, जार की मतलब राजा की जो सबसे विश्वासी टुकड़ी थी, प्रो ब्रासेंस्की रेजिमेंट, और ये भी है ब्रासेंस्की रेजिमेंट, आज भी है रूस में। ये रेजिमेंट ने भी विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ ही। और ये जो अब जब सेना ही विद्रोह कर दिया तब इस भयानक रूप से युद्ध मतलब आगे बढ़ गया, जिसके कारण मार्च 1917 में जो रूस का शासक था, रूस का जो जार था, उसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ा। रूसी कैलेंडर के हिसाब से ये घटना हो रही थी 27 फरवरी को, और ये विश्व कैलेंडर के हिसाब से ये 12 मार्च को घटना हुई थी। अभी अलग अलग कैलेंडर क्यों बन रहा है इसको बताऊंगा मैं। 13 दिन जो है ना रूस आगे था, दुनिया से पीछे था, दुनिया 13 दिन आगे थी। यहाँ देखें तो लिखा हुआ है कि रूस की तारीख 1 फरवरी 1918 जूलियन कैलेंडर के अनुसार, रूस का कैलेंडर था जूलियन। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। 1 फरवरी 1918 के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया रूस ने, है ना। 13 दिन क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो विश्व की जो कैलेंडर है ना, वो कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना आगे है, 13 दिन आगे है। यही कारण है कि 12 मार्च की घटना है ना, फरवरी घटना मार्च में कहलाती है और अक्टूबर घटना नवंबर में कहा जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो रूसी कैलेंडर है वो 27 फरवरी 1917 को ये घटना घटी थी, समझ आ गया। रोमनोवा वंश का निरंकुश जारशाही वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। रोमनोवा वंश का लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जुआ सरकार का गठन किया गया। सन 1875 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात कही गई, महिला दिवस, ठीक है। अब ये लेनिन के बारे में जानते हैं। बोल्शेविक क्रांति में जो सबसे ज़्यादा तेजी से उभर के आए थे वो थे लेनिन, ठीक है। लेनिन का मतलब प्रादुर्भाव हुआ।
जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था, परंतु उसे स्विट्जरलैंड के निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब वो मार्च 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, जर्मनी की सहायता में से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 ईस्वी में उसने पेट्रोग्राद में पहुंचा। तब रूस की जनता में उत्साह बढ़ा। लेनिन घोषित किया कि रूसी क्रांतिकारी पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति की जरूरत है। इसमें बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो कि अप्रैल थीसिस के नाम से कहलाया। उसने कहा कि रूसी क्रांति जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, उसके लिए एक और क्रांति की जरूरत है। बोल्शेविक दल बनाया। बोल्शेविक दल में उसने एक नारा रखा, क्या स्पष्ट किया? तो अप्रैल थीसिस का। लेनिन ने 3 नारे दिए, भूमि, शांति और रोटी, और यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेनिन क्या करता है? इस प्रकार रूस की जो महान बोल्शेविक क्रांति थी, उसको महान क्रांति जो क्रांति हुई थी उसको हम लोग अक्टूबर क्रांति से भी कहते हैं, क्योंकि ये घटना हुई थी 7 नवंबर को विश्व के हिसाब से, लेकिन रूस के हिसाब से ये नवंबर वाली घटना अक्टूबर में हुई थी। अब लेनिन क्या होता है, अंततः बाद में अध्यक्ष बनता है, और ट्राटस्की और अध्यक्ष बनाया गया था। ट्राटस्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। ट्राटस्की क्या बना? विदेश मंत्री, और लेनिन जो है यहाँ का शासक बना। पहली बार सत्ता जो है ना किसी सरबराह वर्ग के हाथों में था, यानी कि लेनिन जो था ना, ट्राटस्की, ये किसी सरबराह वर्ग के थे, छोटे जाति के लोग थे, मतलब किसान मजदूर वगैरह थे। जर्मन के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि की गई। जर्मन के साथ क्या किया गया? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क के साथ संधि की गई। ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठन हुआ था। लाल सेना किसकी थी? ट्राटस्की की थी। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन किया गया। अब इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का सेना बनाना शुरू कर दिए। स्पेशल फोर्स चेका नामक स्थान पर क्या किया? गुप्त पुलिस संगठन बनाया। 1918 में विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश, समाजवादी स्थापित करने वाला कौन सा देश है? विश्व का पहला। नेक्स्ट है जी। बाद में रूस का एक नया संविधान बनाया गया, जिसे सोवियत समाजवादी गणराज्य समूह भी बना। 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन कंडीशन क्या रखा है? कंडीशन रखा कि जो उत्पादन श्रम आदि जीविका चलाते हो, मतलब वो काम करते वो लोग, वही वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल रख दिया गया, और लाल झंडे के हंसुए और हथौड़े को संबोधित किया गया। अब ये ट्राटस्की को देखेंगे लोग। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति, न्यू पॉलिसी जो है, न्यू आर्थिक नीति जो पॉलिसी आया, NEP आया। न्यू आर्थिक पॉलिसी नीति जो है कौन लेके आया था? लेनिन लेके आया था। लेनिन के विचारों का था। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति घोषणा मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना था, यानी जितने भी जो नई आर्थिक नीति आई थी वो सब मार्क्स के बातों पर डिपेंडेंट थी। आगे जी, लेनिन की जो मृत्यु जा रही है कब? 1924 से याद रखिएगा। उसके बाद ट्राटस्की को भी निकाल दिया जाता है। स्टालिन कम्युनिस्ट का महासचिव बना, और 1953 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद लेनिन के बाद कौन बना? तो स्टालिन बना, जिसकी मृत्यु 1953 में हो गई। रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति क्या प्रभाव पड़ा? तो मिखाइल गोर्बाचोव जो 1985 ईस्वी में राष्ट्रपति बने, उन्होंने मैत्रियोसित्रा यानी पुनर्गठन और ग्लानोस्त यानी खुलापन की अवधारणा पेश की। सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में। सोवियत जो है पूरी तरह से टूट गया। शीत युद्ध, यह एक औपचारिक युद्ध था जिसके पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता कौन कर रहा था? सोवियत रूस कर रहा था। यहाँ लिखा है शीत युद्ध। अब शीत युद्ध मतलब क्या होता है? एक तरह से विचारों वाला युद्ध है, मतलब मुहामुही युद्ध कीजिए, मुहामुही से लड़ाई कीजिए। एक उसको गरियाएगा, तो एक देश दूसरे देश को जब बातें बातें से गरियाता है लोग, उसको बोला जाता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में 2 गुट बन गया, एक पूंजीवादी वाला गुट जिसको अमेरिका कहा गया, और एक समाजवादी या साम्यवादी वाला गुट जो कि रूस कहा गया। और जो अमेरिका के संग गया कहा कि पहली दुनिया के लोग हैं, और जो रूस के संग गया उसको बोला गया दूसरी दुनिया के लोग हैं। भारत के कर संग गए बताइए, पहली दुनिया या दूसरी दुनिया? यानी पूंजीवादी और साम्यवादी किसको सपोर्ट किया? दोनों में से कोनो को सपोर्ट नहीं किया।
भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नया गुट बना दिया, गुट निरपेक्ष राज्य, गुट निरपेक्ष बना दिया कि कौन गुट बना, गुट से हम अलग रहेंगे। अब यहाँ देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन नंबर प्रांत में ट्रियर नामक नगर में यहूदी परिवार में हुआ था, पूरा याद रखिएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ था। यूरोपियन समाजवादी का कौन नहीं था? देखिए यही क्वेश्चन बोल रहा था मैं, लुई बला था, यहाँ देखो लुई कला लिखा है, ये नहीं था। वार एंड पीस की रचना किसने किया था? टॉलस्टॉय ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में हुआ था। लाल सेना गठन ट्राटोस्की द्वारा। लेनिन की मृत्यु 1924 में। ब्रेट लिटवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी। रूस की क्रांति समय रूस का शासक जो था जार निकोलस था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ। रॉबर्ट ओवन जो था ब्रिटेन के निवासी था। ब्रिटेन के निवासी क्या कवि था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। हो गया 2, आ गया तेलो। आइए अगला चैप्टर यानी तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। लो देखते हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब ये हिंद चीन जो क्षेत्र है एक्चुअली में कौन कौन देश है उसके अंतर्गत आता है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। ये 3 देश जो अभी वर्तमान समय में जो अलग हो चुके हैं, ये तीनों देश पहले एक में था और इसको हिंद चीन सम्मिलित रूप से कहा जाता था। अब यहाँ पर जो था ना चीन और म्यांमार का से सीमा सटती है हिंद चीन में। हिंद चीन में देखा जाए तो उत्तर साइड से म्यांमार था और चीन था, दक्षिण साइड से चीन सागर था और पश्चिम साइड में म्यांमार था। ये इसकी चौहद्दी बताया जा रहा, लगभग जो है 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह प्रायद्वीप। तो हिंद चीन कितने लाख वर्ग किलोमीटर फैला था? 3 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 2,80,000 2.80 लाख किलोमीटर में फैला था। आगे जी यह लिखा रहा है कि 3री शताब्दी में सी हुआंग टी का प्रभुत्व, उसके बाद हान वंशीय राजा का प्रभुत्व रहा। 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट की यू ली ने अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन का अधीन आ गया था। ये सब लिखा है कि कब कब किसका शासन रहा। यहाँ लिख रहा है कि अलग अलग संस्कृति का पहचान, अलग अलग भाषा या लिपि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि अलग अलग देशों ने इस पर कब्जा किया था। सबकी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। एक समय में भारत भी हिंद चीन पर कब्जा किया था। जैसे बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस का दर्शन भी यहाँ देखने को मिल जाता है। कन्फ्यूशियस धर्म का ये है अंकोर वाट का मंदिर, जिसको भारत के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, अंकोर वाट मंदिर। तो दूसरी तरफ लाओस और कंबोडिया में, यानी कि यहाँ देखिए एक तरफ जो चीन की कब्जा था, चीन का वर्चस्व ज़्यादा था, कन्फ्यूशियस धर्म का ज़्यादा वर्चस्व चल रहा था। वही दूसरी तरफ लाओस जो कंबोडिया है ना, तो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया 3 गो जगह था। तो वियतनाम में चाइनों का प्रभाव तो ज़्यादा था। हिंद चीन में चाइना वाला भी कब्जा किया था। इधर से भारत के भी राजा भी शासन कर रहे थे। तो लाओस और कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव ज़्यादा था। 4ठी शताब्दी में कंबुज राज्य की स्थापना हुई। कौन सी राज्य का? कंबुज राज्य का। और वो उसका शासक जो था भारतवंशीय था। कंबुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना है ना। और 12वीं शताब्दी में राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर को बनवाया। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था, बहुत बार पूछता है ये, मैट्रिक एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। मैट्रिक एग्जाम में खुद ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और एस्टेट का अगर किन्हीं भाई लोग का एग्जाम होगा तो समझिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर को बनवाया 12वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के आते आते जो कंबुज वंश था, जो भारतीय कंबुज वंश, उसका पतन होने लगा। धीरे धीरे भारतीय संस्कृति जो है यहाँ से खत्म होने लगी और चीनियों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया। अब आ गया व्यापारिक कंपनी वहाँ एंटर मारते हैं। जैसे भारत में व्यापारिक कंपनी आए थे, यानी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, स्पेन, नीदरलैंड, हॉलैंड, उसके बाद से सब आया लो धीरे धीरे। उसी तरह वहाँ भी जाना शुरू किया लो ना। 1498 ईस्वी में जब वास्को ड गामा भारत आया ना, तो भारत आने के बाद इस साइड का सारे रास्तों को जान गया, क्योंकि इस सारे रास्तों को जान गया। उसके बाद देखेंगे तो 1510 ईस्वी में मलक्का के व्यापारिक केंद्र बना। मलक्का जो है क्या है? व्यापारिक केंद्र बन गया। मतलब क्या है ना, भारत में जब व्यापारी पहुंच गए ना, एक्चुअली में ये भारत जब पहुंच गए तो इस रास्ते में इधर जो चाइना वगैरह क्षेत्र है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है ना, इन सभी क्षेत्रों में, इंडोनेशिया वगैरह, इन सभी पे जाने का रास्ता उन लोगों को मिल गया। किनको? जितने भी व्यापारी जो आए थी यूरोप से आने वाले व्यापारी। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी जो है ना, और फ्रांसीसी पादरी लोग वो कहाँ पहुँच गए? एंट्री मारते हैं वियतनाम में, लाओस में, कंबोडिया में, यानी हिंद चीन वाले क्षेत्रों में एंट्री मारे। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांसीसी अन्नाम में अपना रुचि लेने लगे। अन्नाम जो जगह था वहाँ पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया।
अब कंपनी का आगमन शुरू होता है हिंद चीन में। पहले पुर्तगाल आता है, तब डच आता है, इंग्लैंड आता है, देन फ्रांसीसी आते हैं। ये सब लोग आते हैं धीरे धीरे। उसके बाद देखेंगे तो 20वीं शताब्दी के आरंभ तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसी का कब्जा बन गया। देखिए जैसे भारत में कब्जा बन रहा था अंग्रेजों का, उसी तरह इस एरिया में हिंद चीन में कब्जा बन रहा था किनका? फ्रांसीसियों का। देखिए सब अपने अपने जगह पर कब्जा करते जा रहे थे लोग। आगे जी इस साइड भाई। अब तोकिन के जीवन का आधार लाल घाटी थी। तोकिन जो जगह था उसका जीवन क्या था? तो लाल घाटी था, जिसको जीवन का आधार या जीवन रेखा नहीं कहा जाता है कि सिंधु पाकिस्तान का देन, सिंधु नदी का देन पाकिस्तान नदी है, पाकिस्तान है सिंधु नदी की वजह से। पटना जो किस नदी का देन है? तो गंगा नदी का देन है। उसी तरह जो तोकिन जो है ना, उसकी तोकिन किस नदी का देन है? तो लाल घाटी। कंबोडिया मेकांग नदी की वजह से। कोचिन चीन जो है, कोचिन चिंग मेकांग का डेल्टा इसी मेकांग नदी से बना है ना। खनिज संसाधन वाला जो जगह है, चीन से सटे हुए जो 4 राज्य थे वो खनिज संसाधन से सटे हुए थे, जहाँ कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिलती रहती थी। रबड़ का भी खेती खूब होता था इन जगहों पर। 1931 ईस्वी में, ये ज़्यादा जरूरी जानना, 1931 ईस्वी में वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा 1931 ईस्वी में निम्न में से कौन सा देश चावल निर्यातक में तीसरे नंबर पर था? तो कौन था? वियतनाम। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, इसमें क्या होता है? तो एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरह की बंधुआ मजदूर व्यवस्था थी। इसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। एक तरफा मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही मालिक को सिर्फ मेन पावर देना और मजदूरों को कोई पावर नहीं। हिंद चीन में बसने वाले लोगों जो है फ्रांसीसी कॉलोन कहे जाते थे। ऐसे भी कॉलोनी या कॉलोन तो ये पुराना ही रिश्ता रहा इन लोगों का औपनिवेशिक युग का। जैसे 8 क्लास में आप लोग को इतिहास पढ़ाए हैं, कॉलोनी मतलब वो बोलते थे किसको? जिसको कब्जा करके जगह को बोलते थे कॉलोनी या उपनिवेश। हनोई विश्वविद्यालय का बंद किया जाना फ्रांसीसी शोषण की प्रकष्टा थी। मतलब फ्रांसीसियों ने क्या किया? हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया, क्योंकि उस विश्वविद्यालय में राष्ट्रवादी विचारधारा वाली बातें हो रही थी। अब फान बोई चाऊ ने दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया। अब हिंद चीन के बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें थे फान बोई चाई, एक संस्था बनाते जिसका नाम था दुई तान हुई। ठीक है, तो फान बोई चाई चाहे दुई तान हुई क्रांतिकारी संगठन बनाया, जिसके नेता कुआंग दे है ना। नेता किसको बनाया गया? कुआंग दे को। फान बोई चाई ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखा। ये बहुत जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? लिखा था फान बोई चाई। फान बोई चाई ने कौन से संगठन बनाया था? तो दुआंग तांग हुई। तो बोई हुई तो ये तो पकड़ा ही जाएगा। फान बोई चाई तो दुआन ताई हुई, तो इसको कम से कम याद रखिएगा। फान बोई चाऊ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम क्या लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम बुक लिखा, किताब लिखा, कहानी लिखा। लिख कर क्या कर दिया? पूरे वियतनाम में, पूरे हिंद चीन में हलचल पैदा कर दिया। 1905 इसमें जब जापान हराया था उतने बड़े देश को, तब और इनके अंदर में वर्चस्व बढ़ गया कि भाई सब छोटा सा देश जब हरा दिए तो हम लोग क्या नहीं हराएंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि वियतनाम कुआंग फुंग होई का स्थापना किया गया, है ना। क्या किया गया? स्थापना किया गया। अब ये क्या था? तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, समझे ना। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वियतनाम कुआंग फुंग होई का मतलब क्या होता है? तो वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, मैंने मुक्त होगा, फ्री होगा। 1914 ईस्वी में देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन कैंट में हुआ। 1919 ईस्वी में चीनी बहिष्कार आंदोलन चला। तो चीनी बहिष्कार आंदोलन कब चला? 1919 में। कहाँ चला? तो हिंद चीन में चला। अब 1917 ईस्वी में न्यूगन आई कोक यानी कि हो ची मिह नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस की साम्यवादी का एक गुट बनाया। अब ये न्यूगन आई कोक, इसी का नाम है हो ची मिह। 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन 1925 में। जोगुवन आई ने अनामी दल की स्थापना की। क्वेश्चन पूछेगा जोगुवन आई जो है किस दल की स्थापना की? अनामी दल का। यह सीधे क्वेश्चन रहा, अनामी दल का स्थापना किसने किया था? तो जोगुवन आई ने। यह पार्टी पूर्णतः मॉस्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। उसके बाद 1930 में वियतनाम कांग सांग देंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखना है कि अनामी दल की स्थापना जोगुवन आई, अनामी तो आई, अनामी से आई, और वियतनाम क्रांतिकारी दल 1925 में। नेक्स्ट,
अब आइए, दूसरे विश्व युद्ध का वियतनाम प्रभाव पड़ता है जून 1940 में। देखिए जून 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। तो 1940 में जर्मनी जो है क्या करता है, फ्रांस को क्या करता है, जर्मनी हरा देता है। दूसरे विश्व युद्ध आप लोग पढ़े होंगे, पोलैंड के बाद, पोलैंड को 1 अगस्त, उसके बाद से 2-3 अगस्त लगातार जो है इंग्लैंड पर, फ्रांस पर, पोलैंड पर कब्जा कर लिया जर्मनी वाला। इससे जो यहाँ पर भी फायदा पहुँचा। फ्रांस जब वहाँ हार मान लिया तो यहाँ का लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ के लोग हल्ला करना शुरू कर दिए। अब यहाँ लिखा है कि अब देश के अंदर एक वियतनामी स्वतंत्रता लिंग की लहर दौड़ पड़ी। उसको कहा गया वियतनाम मी। हो ची मी जो था छात्र, वही हो ची मी के नेतृत्व में देश भर में कार्यकर्ताओं ने वियतमिन जो है, वियतमिन यानी वियतनाम स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की है और लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए हल्ला करने शुरू लगे। उसी बीच में जापान जो है पर्ल हार्बर पर बम मार देता है। आप लोग पढ़े, दूसरे विश्व युद्ध में पढ़ा चुका हूँ, 9th क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ। नहीं देखे होंगे तो उसका वीडियो आप लोग जाकर देखिएगा। मैराथन क्लास में उसको मैं अपडेट कर दिया हूँ। एक मैराथन क्लास का अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें अपडेट करके आप सभी को उसमें अलग छाट दिया हूँ, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट उसके बाद देखिए, तो पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा, जापान पर जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया गया था, अब तीसरा बम बोला था अमेरिका वाला कि हम भैया गिराएंगे केरल पर, अब जो है बम गिराएंगे जो जापान की राजधानी टोक्यो वहाँ पर 6 अगस्त 9 अगस्त 2 तारीख को, है ना। लिटिल बॉय और फैट मैन 2 तरह का बम, पहला हिरोशिमा दूसरा नागासाकी पर। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत लोग को कि हिरोशिमा पहले होगा कि नागासाकी को पहले होगा। तो याद रखिएगा, H पहले आता है और N बाद में आता है। हिरोशिमा पहले और नागासाकी बाद में। 6 पहले आता है, 9 बाद में आता है। 6 अगस्त पहले, 9 अगस्त बाद में। ठीक है, और पहले क्या है, लिटिल बॉय तब जाके फैट मैन। तो पहले बच्चा तब ना फैट मैन बनेगा खा पी के। अब ये कि तो ये जो जापान जो है ना सरेंडर बोल दिया ना। तो पोट्सडम की जो घोषणा के तहत क्या हुआ, जो पोट्सडम की घोषणा के तहत जापान जो है आत्मसमर्पण यानी सरेंडर बोल दिया। लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना जो है 2 सितंबर 1945 को हो गई और सरकार का प्रधान जो हेड बनाया गया यानी प्रधानमंत्री बनाया गया, हो ची मिंह को बनाया गया। अब अन्नाम का शासक जो था माओवादी बना। अन्नाम का शासक कौन बना, माओवादी बना। माओवादी 25 अगस्त 1945 को वियतनाम एक गणराज्य बन गए। तो वियतनाम गणराज्य कब बना, 25 अगस्त 1945 को। 25 अगस्त 1945 को वियतनाम एक गणराज्य बन गया। आ गया जी। 1950 ईस्वी में रूस और चीन के बीच में वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1950 में रूस और चीन ने भी वियतनाम के गणराज्य की मान्यता दे दिया। अब वियतनाम में हो ची मिंह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में, देखिए उत्तरी वियतनाम में हो ची मिंह की सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम जो फ्रांस का अभी भी समर्थन कर रहा था, जो कि समर्थन माओवादी सरकार था। यानी कि वियतनाम 2 भागों में बढ़ गया। उत्तरी वियतनाम जो था वो हो ची मिंह के कब्जे में था और हो ची मिंह के समर्थन में था, और जबकि दक्षिणी वियतनाम जो है वो फ्रांसीसी समर्थन में था। लाओस कंबोडिया जो था ना, लाओस कंबोडिया ये क्या था, पूर्णतः राजतंत्र के अधीन थे, फ्रांसीसी के नियंत्रण में भी थे। तो लाओस, कंबोडिया और दक्षिणी वियतनाम सब फ्रांस अभी भी कंट्रोल कर रहा था। सिर्फ उत्तरी वियतनाम जो है यही आज़ाद हुआ था। आ गया जी। अमेरिकी अब हस्तक्षेप आती। अब अमेरिका इसमें एंट्री मारता है, देखता है कि फ्रांस अभी तक उसमें झूल रहा है, अमेरिका भाग नहीं रहा है। तो फ्रांस नहीं भाग रहा है, तो अमेरिका जो है बोला है हम भी एंट्री मारते हैं। 1954 ईस्वी में जेनेवा में समझौता कराता है हिंद चीन के बीच में, और उस समझौता के तहत क्या करता है, जेनेवा समझौता के तहत क्या करता है, पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। वियतनाम का करते 2 हिस्सों में बांट दिया। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। क्वेश्चन पूछा था कि हुआ निम्न में से किस प्रकृति का आंदोलन है, तो बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन है। ठीक है, आ गया जी। जो 1939 में शुरू हुआ, जिसके नेता कौन थे, तो हिंग फो सो थे। तो हुआ जो आंदोलन था 1939 में शुरू हुआ और एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था, और ये हिंग सू फो जो इसके नेता थे। नेक्स्ट, हनोई नदी से सटे उत्तर का जो क्षेत्र था उसको उत्तरी वियतनाम, और दक्षिण का जो क्षेत्र था उसको दक्षिणी वियतनाम। उत्तर का जो वियतनाम था वो साम्यवादी विचारधारा चला गया, यानी रूस के सपोर्टर। दक्षिणी वियतनाम जो है वो चला गया किसके, अमेरिका के सपोर्ट में चला गया। और धार्मिक वर्ग ये दोनों क्या थे, धार्मिक वर्ग आंदोलन था जिसे हुआ कहा गया। अब ये लाओस में गृह युद्ध शुरू हो जाता है। लाओस में जो है ना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये वियतनाम तो टूट के उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम हो गया। लाओस कंबोडिया में राजतंत्र था, तो राजतंत्र में वहाँ लड़ाई होना शुरू हो गया, है ना। मतलब गद्दी पर बैठने के लिए सब आपस में लड़ने लगे।
यहाँ देखिए 25 दिसंबर 1955 को लाओस ने चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। क्या हुआ? राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट, कंबोडिया संकट। कंबोडिया में बहुत सारा संकट आता है। देखिए इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूँ, यहाँ मैराथन क्लास के तौर पर पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए चीज़ें को उसी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है जो सिलेक्टिव है, जो कि जिससे आपको आगे पीछे की चीज़ें समझ आ जाए। पूरी कहानी को अगर डिटेल से पढ़ना होगा तो उसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मेरे ही चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, पुराना वीडियो जिसमें बहुत डिटेल से समझाया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कंबोडिया संकट देखेंगे तो 1954 में हुआ है ना। 1969 ईस्वी में कंबोडिया, सन 1969 में कंबोडिया, अमेरिका ने कंबोडिया सीमा में जहर के वर्षा कराया ना, जहर वाला वर्षा कराया था, ठीक है, हवाई जहाज से गिराया था जहर, जिससे 40,000 एकड़ जो ज़मीन था ना, रबड़ की फसल नष्ट हो गई थी। बहुत खतरनाक अमेरिका का कांड करता है, कोई अमेरिका को बोलेगा नहीं। अमेरिका राष्ट्रवादी की नीति का व्यापक विरोध अमेरिका ही कर रही थी। अमेरिकी जो नीति थी ना, उसका अमेरिका ही विरोध कर रहा था। राष्ट्रपति निक्सन अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। मतलब इतना तबाही मचाया कि अमेरिका के लोग ही अमेरिका को बोलने लगे, तो वापस से अपनी सेना को बुला लिया। वापस करके बेचारा अपने सेना को ऐसे बुला लिया। देखिए अमेरिका शुरू से ही खतरनाक अपनी नीति अपनाते रहा है, ये शुरू से ही खतरनाक रहा, ऐसा इसकी नीति रहा ना, जैसे समझिए कि ये किसी को छोड़ने वाला नहीं रहता सब, ठीक है। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था निक्सन, वो क्या किया, तो अपनी सेना को वापस बुला लिया, और वापस बुलाने के बाद वहाँ पर जो मामला कुछ हद तक जो है शांत हुआ। शांति का जो थोड़ी सी मामला बढ़ी, उसके बाद क्या होता है आगे समझ। उसके बाद नीचे देखेंगे तो 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। तो 16 मई 1970 को क्या हुआ, जकार्ता में एक सम्मेलन बनाया गया। और 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया क्या किया, एक राज्य घोषित कर दिया गया, गणराज्य घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध समाप्त हो गया। तो 1975 में क्या हो गया, कंबोडियाई जो गृह युद्ध है वो समाप्त हो गया पूरी तरह से। आगे जी, अब कंबोडिया का नाम बदल के क्या नाम रख दिया गया, कंपूचिया नाम रख दिया। कंबोडिया का नाम बदल के बाद में 1960 ईस्वी में वियतनाम कांग यानी मुक्ति राष्ट्रीय सेना का स्थापना हुआ था 1960 में। 1961 ईस्वी में 1961 के सितंबर में खतरों शांति का खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी अमेरिका ने हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। और 1962 ईस्वी की शुरुआत में 400 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम की मदद के लिए सौगाम भेज दिया। तो शांति का खतरा किसको माना गया था, तो हो ची मिन्ह को माना गया था 1961 ईस्वी में। अमेरिका के चढ़ाने पर ये दक्षिण वियतनाम बोल रहा था, क्योंकि उत्तरी वियतनाम के शासक कौन थे, उत्तरी वियतनाम के शासक थे हो ची मिन्ह, इसीलिए उनको बोला गया कि शांति का यही मैंने शांति भंग करने वाला है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो 5 अगस्त 1964 ईस्वी को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण के सैनिक अड्डे को तबाह कर दिया। और यहाँ जो हथियार यूज किया था ना, वो सबसे खतरनाक यह हथियार ही था। हथियार का नाम था रासायनिक हथियार नापाम। क्या नाम था, नापाम। याद रखिए हथियार का नाम क्या था, नापाम। क्वेश्चन पूछा हुआ है। नापाम एक तरह के क्या है, आर्सेनिक कंपाउंड है, आर्सेनिक कंपाउंड है, जो कि अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर, अग्नि बम में क्या करते हैं, गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता और जलता रहता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। नहीं तो अमेरिका पर जितना खतरनाक जहर था ना, जितना खतरनाक था बम बारूद जो भी बनाया था, सब यूज कर लेता था, किसी न किसी को मार के खूब तबाही मचाता था दुनिया भर के। मैंने लड़ने का मजा तरीका यही लेता था, ठीक है। उसके बाद अमेरिका इस तरह के कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने भी अदालत लगा अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। तो कुछ पूछेगा कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसने अमेरिका को दोषी ठहराया वियतनाम में युद्ध के लिए, तो दार्शनिक जो थे रसेल थे। अब एजेंट ऑरेंज देखेंगे। एजेंट ऑरेंज क्या है भैया, तो ये एक ऐसा जहर है जो पेड़ों की पत्तियों को झुलस जाती है और पेड़ मर जाता है। जंगलों को ख़त्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले डब्बों में रखे जाने के कारण इस अमेरिका ने इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों और आबादी दोनों पर जमकर किया। इस जहर का असर आज भी नज़र आता है। जन्मजात विकलांग एवं कैंसर के रोगी यहाँ उत्पन्न होते हैं। ये वियतनाम इतना तबाही किया अमेरिका, कुछ नहीं, खाली इसी तरह जगह छेड़ने की वजह से, है ना, खाली कब्जा करने की जगह से रूस ये फ्रांस की ईसाई की वजह से वियतनाम को खा गया। बहुत ख़राब है सही सब। अतः 1968 ईस्वी में पेरिस में क्या हुआ, एक शांति वार्ता की गई। लोगों के प्रयास से एक शांति वार्ता किया गया और ये राष्ट्रपति निकल से देखे तो दांत चियार रहा है, कितना चुकड़ाठा है ना। सब अमेरिका में बहुत खतरनाक होता है सब, बहुत डेंजरस।
अब अमेरिका ने बोला ठीक है हम शांति तो कर लेंगे, लेकिन शांति शर्तें क्या रखा कि दक्षिण वियतनाम को स्वतंत्र कर दिया जाए। अमेरिकी शर्तें जो रखी गई, दक्षिण वियतनाम को स्वतंत्र किया जाए, अमेरिकी सेना उस क्षेत्र में ही रहेगी तब तक कि वियतकांग संघर्ष करते रहेगा, दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगी, बमबारी जारी रखेगी। मतलब बोला कि नहीं हम मानेंगे नहीं। अब ये माई ली घटना जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। सिर्फ क्वेश्चन देता है कि माई ली जो गांव है, माई ली नामक घटना जो है किस देश से संबंधित है, तो याद रखिएगा दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है, दक्षिणी वियतनाम का गांव है जहां पर बहुत सारे अमेरिकी सेनाओं ने क्या किया कि पूरे गांव को घेर लिया, पुरुषों को मार दिया, औरतों और बच्चियों के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करते रहे पूरे गांव को। फिर बाद में जला दिया गया, जिसमें से एक बूढ़ा जिंदा रह गया और बूढ़े ने इस सब कहानी को उजागर किया माई ली की घटना में। ठीक है, तो माई ली जो गांव है ये कहाँ की है, दक्षिण वियतनाम का। और ये क्वेश्चन दुर्गा के एग्जाम में खूब पूछता है। माई ली घटना जो है निम्न में से किस देश से संबंधित है, तो वियतनाम से संबंधित है, जहाँ अमेरिकी सेना ने अपनी बर्बरता निभाई थी। आज भी करता है लोग, इराक, ईरान, बहुत सारे देशों में जाता है लोग, इस तरह जहाँ सुनसान देश जगह है कब्जा करता है लोग, उसी तरह करता है लोग, बहुत ज़्यादा निर्दयी होता है सही सब। 27 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस के वियतनाम युद्ध में समाप्ति के समझौता पर हस्ताक्षर किया। अंततः वो 1973 में युद्ध की समाप्ति के लिए हस्ताक्षर कर दिया। 75 में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। 75 में क्या हो गया कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम जो अलग अलग था वो फिर से वापस पुनः एक हो गया। अब फाइनली आते हैं लोग क्वेश्चन आंसर में। हिंद चीन में कौन कौन सा देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में किसने बनवाया था, तो राज सूर्यवर्मा द्वितीय ने। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन बसने वाला फ्रांसीसी कहे जाते थे, कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिन्हानू कहाँ के शासक थे, तो कंबोडिया के। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, फान बोचाई ने। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे उस समय, ये निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। हाँ, धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का तो था ही। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया। डैश समझौता, तो कौन सा, जेनेवा समझौता पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में, जो अमेरिका करवाया था। हो ची मिंह का दूसरा नाम न्यूगन आई था। दियन वियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से क्या हुआ, हार हो गया। अनामी दल का संस्थापक कौन था, जुगुन आई था। अब यहाँ 1 नंबर लिखिए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था का मतलब क्या होता है, बंधुआ मजदूरी, मतलब एक ही तरफ से सिर्फ मालिक रहेगा के पास पूरा पावर रहेगा और मजदूरों के पास कोई पावर नहीं रहेगा। पावदाई कौन थे, तो अन्नाम शासक थे। हिंद चीन का अर्थ क्या है, तो हिंद चीन का मतलब है कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस तीनों को सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाता था। जेनेवा समझौता और कब और किसके बीच में हुआ, तो 1954 ईस्वी में लाओस और कंबोडिया के बीच में जेनेवा समझौता हुआ। हुआ आंदोलन की चर्चा करें तो हुआ आंदोलन जो है ये होगन फूसू 1939 द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था हुआ आंदोलन। तो ये हो गया कंप्लीट तीसरा नंबर चैप्टर। तो 3 चैप्टर को यहीं पर छोड़ देते हैं, इसलिए कि लंबा वीडियो हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो बाकी रह गया जो 3 चैप्टर और उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। कोशिश करूँगा आज ही डालने के लिए। और ज्योग्राफी भी बहुत तेज़ी से आएगा, और जैसे ही बिहार बोर्ड कंप्लीट होगा, है ना, 1-2 दिनों में, उसके बाद से एनसीईआरटी का पूरा शुरू से पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी पे भी पूरी तरह से कमांड हो जाएगा। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें आपको सम्मिलित रूप से समझ आ जाएगा। उम्मीद करूँगा कि इस चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर पहुँच रहा होगा। फ़ायदा मिल रहा होगा तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।